ये जो तर्री पोहा के लिए यदि आपको इमोशन है, आपको थोड़ा बहुत आपके शहर उसके बारे में भी थोड़ा हो। हम बस ये बोलते हैं ना, नागपुर में कुछ नहीं है, तो नागपुर में कुछ नहीं है ये सिर्फ बोलते ना रहे और बहुत कुछ है ये दिखाए लोगों को, वो प्राइड, वो खुशी अपने शहर के बारे में लगे। एग्जैक्टली है ना? दैट स्टिल एग्जिस्ट देयर। तो वो एक है जो नागपुर में बचा हुआ है। साउजी इज नॉट एक्चुअली ओनली स्पाइसी फूड या तीखा खाना, ऐसा नहीं है। इट्स अबाउट वेरियस स्पाइसेस कमिंग टुगेदर। द हाईएस्ट ऑक्यूपेशन आफ्टर एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री वाज वीविंग। वीवर, बुनकर लोग। नागपुर के ये सारे स्टोन सर्कल्स ढूंढ निकाला कि कितने हैं, बहुत सारे हैं, बहुत। एंड द ब्यूटी ऑफ यू लिटरली टचिंग समथिंग 1500 ईयर ओल्ड, लाइक 3rd and 5th CE का वो चीज है। तो इसका मतलब ये है कि नागपुर नाम की कोई जगह हुआ करती थी। Some books say कि it was burning for 1 month, some say it was burning for 3 months. मोमीनपुरा, this name in itself एक अलग टैबू ही है लोगों के दिमाग में। जो obelisk है, हाँ, 0 माइल, that is just to signify there is a 0 point here. तो चलो, you pass the test. अब दूसरे कंट्रीज में अगर जाओगे, कुछ नहीं है उनके पास। वो आपसे लिटरली ऐसे डॉलरों में पैसे लेते हैं और आपको वो दिखाते हैं और आप देखते भी हो। और वहाँ आप ना कचरा करोगे, ना थूकोगे, ना कुछ करोगे। दिस इज व्हाट वी वांट फॉर आवर सिटी। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड लॉजिक शो। इस बार हम लोग नागपुर के किसी इतिहासकार के साथ बैठना चाहते थे, लेकिन ऐसे तो हमको कोई मिले नहीं। लेकिन मंदिरा मैडम हमको मिले, जो कि इतिहास नागपुर का काफ़ी सारा जानते हैं। हेलो मंदिरा मैम। हाय। आप नागपुर हेरिटेज वॉक्स लेते हो, राइट? तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? मुझे खुद ही को घूमने का बड़ा शौक था। अच्छा। और फिर बाहर के सिटीज़ में आप जाओ, हाँ। और फिर यू डू द लोकल टूर्स देयर एंड यू नो एक्सप्लोर थिंग्स, चाहे वो culinary एक्सपीरियंस हो या वहाँ का हिस्ट्री हेरिटेज हो। पर फिर ये हम आर्किटेक्चर के जब स्टूडेंट्स थे तब करते थे। फिर ऐसा था कि यार खुद ही के शहर के बारे में हम जानते भी है या नहीं, और फिर मेरे शहर के बारे में ये सब चीज़ें कौन करेगा। तो ऐसे ही मतलब ये शुरुआत हुआ। और ऐसे था कि हम बस ये बोलते हैं ना, नागपुर में कुछ नहीं है, तो नागपुर में कुछ नहीं है ये सिर्फ बोलते ना रहे और बहुत कुछ है ये दिखाए लोगों को, और फिर उनको वो प्राइड, वो खुशी अपने शहर के बारे में लगे। तो फिर हमने वॉक्स लेना शुरू किया। तो अभी करीब 8 साल हो गए हैं कि कंटिन्यू हेरिटेज वॉक्स वी हैव बीन डूइंग इन नागपुर। क्या होता है हेरिटेज वॉक्स में? ये एक खूबसूरत सा एक्सपीरियंस है। मतलब आप खुद ही के शहर को एक अलग नज़रिए से देखते हैं। बेसिकली आप अपने ही शहर को जानते हैं। तो जैसे अगर आप मेरे साथ चलते हैं कि आपको मैं पुराना जो शहर जहाँ नागपुर शुरुआत हुआ या जहाँ बसा, तो वहाँ से हम शुरू करते हैं। फिर आपको सारी कहानियाँ बताते हुए आपको वो जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है, वो जो धरोहर है, वो सब दिखाते हुए आगे लेके जाते, जब तक सारे एराज, मतलब आप 1702 नागपुर जब बसा, वहाँ से लेके तो 1947 अप टिल इंडिपेंडेंस, यू नो, इट्स ऑल दी स्टोरीज दैट यू वॉक अलोंग while seeing the heritage structures, experiencing a few things, seeing the city, its urban fabric, its people, its culture. तो जैसे मारबत भी है, या ऐसे कई फेस्टिवल्स है या अलग कल्चर है एक शहर का, तो हम उसे करीब से देख के महसूस करके एक्सपीरियंस करते हैं। दैट इज़ व्हाट अ हेरिटेज वॉक इज़ एक्चुअली। सो अगर आप कल्चर की बात करो तो व्हाट मेक्स नागपुर कल्चर यूनिक? मतलब नागपुर कल्चर इज़ नॉट टू मराठी कल्चर एंड इट इज़ नॉट टू हिंदी कल्चर और गोंडी कल्चर, इट इज़ अ मिक्स ऑफ कल्चर। सो हाउ डू यू सी इट? दिस इज़ ब्यूटिफुल। सो एवरी सिटी हैज़ इट्स ओन यूनिकनेस। अब इसमें अगर आप नागपुर को देखेंगे तो राइट फ्रॉम द इंसेप्शन और राइट फ्रॉम द टाइम दैट नागपुर एज अ सिटी वॉज मेड, the modern city of Nagpur, which we all know. अच्छा, उसके पहले if I ask you a question, okay, कि what do you think or what is the estimate that you know that Nagpur is dash years old? Around
Okay, so if you ask me, I Yeah, know the that's a history. question. So if we go back into, I think, the Bronze Age, तो वहाँ से मुझे नागपुर में आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिलती है, लाइक स्टोन सर्कल्स, एग्जैक्टली है ना? तो चलो यू पास द टेस्ट. यस, एक्चुअली मैं खुद भी नागपुर की स्टोरी पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, राइट. और मैंने इस पे वीडियो भी बनाया स्टोन सर्कल्स पे. ओ ग्रेट. हाँ. और मैंने, मतलब जब मैं देख रहा था ना कि नागपुर में इन चीज़ों के बारे में कहानी चाहिए, मुझे हेरिटेज के बारे में बात करना है, तो आज आके मुझे नागपुरी.com ही मिलता था. आपके हेरिटेज बॉक्स की स्टोरीज मिलती थी, कि मुझे मोमिनपुरा के बारे में भी आपकी ही एक वॉक के बारे में पढ़ के पता चला, जितना आपने डिस्क्रिप्शन लिखा था. क्या लगता है आपको, ये जो नागपुर का एक कल्चर है जिसमें साओजी प्रोमिनेंटली है और तीखा बहुत ज़्यादा खाया जाता है, कहाँ से आता है ये कल्चर? मतलब नागपुर का अपना कल्चर है या एक ब्लेंड ऑफ कल्चर्स है? नहीं, डेफिनेटली ब्लेंड ऑफ कल्चर तो है ही नागपुर में. और राइट फ्रॉम द इंसेप्शन इट हैड बीन अ वेरी कम्युनल हार्मोनियस सिटी, बिकॉज Hindus as well as Muslims resided here together, and the first religious structure that came up is also, a masjid. First religious structure. First religious structure that in the modern city of in Nagpur, the modern city of Nagpur. that comes up is a masjid. So Which masjid? गाड़ी खाने का मस्जिद, वो महल के पास ही है मतलब. और एक जो गोंड पैलेस जहाँ है अभी, गोंड दरवाजे से अंदर, कहाँ पे है गोंड पैलेस? महल में ही है. आप Okay. कल्याणेश्वर द्वार से अगर तिलकपुत्रा की तरफ जाएंगे तो वहाँ से राइट की तरफ देयर इज दिस गोंड दरवाज़ा, एंड इनसाइड देयर हैव देयर प्राइवेट रेसिडेंस, मतलब गोंड किला, जहाँ पे आज भी उनके वंशज राजा रहते हैं. वीरेंद्र शाह जी वो रहते हैं. और उनका खैर महल तो अब, मतलब उनका जो वाड़ा या पैलेस जिसे कहेंगे वो तो अब नहीं है, बट उसका जो चबूतरा है या प्लिंथ है सैंडस्टोन में जो बना था वो है. फिर 4 बुरूज थे, बैस्टियंस, दमदमा भी बोलते हैं उसको ना. मतलब जैसे एक किले को दीवारें होती है और फिर एंड्स में 4 ऐसे सर्कुलर बुरूज टाइप के होते हैं, या बैस्टियंस जिसे बोलते हैं. क्या आपने usage फोर्ट्स होता में था देखा इनका? होगा, अच्छा, किलों यहाँ में पे देखा जहाँ पे होगा वो एंड ऊपर में में ऐसे, सैनिक खड़े रहते थे, या फिर वहाँ से तोफ चलाएंगे. हाँ. जनरली तोफ हाँ. के लिए होता है ऐसे गोल बड़ा सा, बीच में वहाँ पे तोफ लगा होगा, और 4 एंड्स, या जनरली जो भी मतलब चेंज ऑफ एंगल्स हो रहे हैं वहाँ पे भी ये होते हैं. जैसे बड़ी बड़ी किलों की दीवारों में आपने देखा वो गोल से नहीं होते, फिर वहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में एरो के लिए आप एरो मार पाए, होल्स वैसे बने भी. हुए रहते हैं उसमें. हाँ एग्जैक्टली. तो वैसे वाले 4 थे, बट 1630 के करीब अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में मुगल्स है और औरंगज़ेब का टेन्योर चल रहा है. अब वो चाह रहा है कि हर कोई इस्लाम में कन्वर्ट हो, और ये लोगों को, मतलब जो भी राजा लोग हैं अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, they are vassals of Mughals, and they are actually paying some taxes to them. Okay. In case if they are unable to pay taxes, then he attacks. So in this kind of attack, there is this minister of Aurangzeb, Khan Doran, उसने अटैक किया नागपुर में. तो वो जो 4 बैस्टियंस थे उनमें से आज एक ही जिंदा बचा हुआ है, जिसके ऊपर एक तोफ भी है जिसका नाम मरियम है. एंड दैट तोफ हैज़ अ वेरी ब्यूटिफुल ट्राइबल मोटिव, which I have an image I can show you. Okay, हाँ. तो that still exists there. तो वो एक है जो नागपुर में बचा हुआ है. हाँ एग्जैक्टली. तो that is about the initiation of our city. Okay. And Foundation. the foundation exactly, जो कि 1702 में राजा बख्त बुलंद शाह इन्होंने किया, जो कि एक गोंड रूलर थे. अब इनके साथ इनका जो कल्चर प्लस इन्होंने जो एक अडेप्टेशन किया ऑफ अ न्यू रिलीजन, जिसके वजह से देर आर दीज शिफ्ट्स कल्चरली दैट आर हैपनिंग, ऑल दोज आर ऑल्सो बीइंग इन्फ्लुएंस्ड हियर.
एंड तो ये जो गोंड्स है, इनका जो पहला राजधानी मतलब है वो देवगढ़ में है. Okay. देवगढ़ इज़ 127 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, अभी एमपी के साइड में मतलब आता है. तो वहाँ पे भी किला है, आज भी मौजूद है. तो वहाँ से इन्होंने अपना कैपिटल नागपुर में शिफ्ट किया. ओके. और फिर इसे अपना कैपिटल शहर बनाया. तो so those roots, you know, of these Gond people belonging to MP and the dialect and the जैसे आपने कहा कि blend है, तो वैसे ही actually ये है. And then over the times all the people residing here of various religions putting in their individual Taste. towards it. And that Sauji culture, so that's very much connects to the weavers. ओके. तो ये जो अपने हिंदू बुनकर लोग हैं जो कोष्टी होते हैं, तो उनके घर पे ये बनने वाली चीज़ है सावजी. सावजी. और सावजी मतलब सावकार लोग, बहुत पैसा, मतलब द हाईएस्ट ऑक्यूपेशन आफ्टर एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री वाज साहूकार. वीविंग, Weaving. वीवर, ओके. बुनकर लोग. एग्रीकल्चर के बाद हाँ, सबसे बड़ा जो सबसे हमारा बड़ा एग्जैक्टली मार्केट है वो वीवर्स का है. वीवर्स का था. तो अब अगर सो दे आर हैविंग लॉट ऑफ मनी, यू नो, सो देयर आर दीज वेरियस स्टोरीज एक्चुअली. वन इज़ कि बिकॉज दे हैड लॉट ऑफ मनी, दे आर ऑल्सो लेंडिंग मनी. तो सावकार है, तो सावजी है शायद नाम, तो सावजी बोलते थे उनको. और फिर उनका जो क्यूजीन उनके घर में बन रहा है, सावजी इज़ नॉट एक्चुअली ओनली स्पाइसी फूड या तीखा खाना, ऐसा नहीं है. इट्स अबाउट वेरियस स्पाइसेस कमिंग टुगेदर टू मेक दैट फूड, यू नो. एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉन वेज ही होता है. तो दाड़ कांदा ये एक रेसिपी है जो कि सावजी लोग या कोष्टी लोग बेसिकली बनाते हैं अपने घरों में. तो ये उनका घर का खाना है. घर का खाना है. हाँ. तो इसीलिए आप देखेंगे कि सावजी ऐसे कोई मैकडी समान बड़ा चेन नहीं दिखेगा, यू नो. दे आर वेरी स्मॉल टाइनी प्लेसेस विद देयर ओन इंडिविजुअल सरनेम्स एंड, यू नो, सर्विंग यू गरम फुल्का रोटी एंड वट एवर करीज दे हैव, चिकन हो, मटन हो एंड ऑल दोज. तो दैट्स देयर स्पेशलिटी, देयर घर का खाना. और ये बाहर क्यों बिकना शुरू हुआ? तो post industrial revolution and post the mills coming up in Nagpur, तो इनके जो हाथकरघा है, you know, the handloom which is there, that is affected. Handlooms affected because of mills. Because of mills, because of industrial revolution. Obviously industrial revolution की वजह से ही मिल्स आए. तो पावर लूम पे शिफ्ट हो रहे हैं अब लोग ना. तो क्योंकि अब ये पावर लूम पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इनका हैंडलूम तो नहीं चल रहा है. तो फिर they are actually selling food to meet their, you know, the ends to meet basically. Right. तो ऐसे मतलब उनका घर का खाना जो है, यार कैसे आप कमाओगे ना अदरवाइज. तो दिस इज़ हाउ एक्चुअली दिस कल्चर came up here, and that's how it has flourished more as well, because it is these community and these people who started selling this food outside. अगर हम लोग स्टोरी वाइज देखते हैं तो आप नागपुर को कैसा देख रहे हो? मतलब गोंड एरा, भोसले एरा, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर इंडिपेंडेंस, फिर आज का नागपुर. तो इस पूरे नागपुर में आपको वो कौन सी स्टोरीज़ लगती है जो कि हर किसी को पता होना चाहिए, बट जो मेन पॉइंट्स है, जो हाईलाइटिंग इश्यूज़ है, या आप इश्यूज़ बोलना सही नहीं होगा, मोमेंट्स ऑफ द हिस्ट्री जो लोगों को पता होना चाहिए ऑफ इफ़ यू आर इन नागपुर? आप अगर किसी से बाहर से लेके आते हो, सबसे पहले यही लगता है कि लोगों को बस ये पता चले कि नागपुर में जैसे आपको एटलीस्ट ये पता है कि, यू नो, गोंड्स है या भोसलेज है या कॉलोनियल नागपुर है. लोगों को कोई आइडिया ही नहीं है कि ये सब भी है. अच्छा. तो अगर इतना भी पता चल जाए, मतलब मैं तो ये जैसे इसीलिए वो क्वेश्चन पूछा कि कितने साल पुराना है. तो कई बार जब वॉक्स में लोग आते हैं, सो दिस इज़ द क्वेश्चन दैट, यू नो, आई विल बी आस्किंग पीपल. तो कोई बोलता है हमें लगता है कि 500-800 साल होगा.
1200-1500 साल होगा, तो इट्स अ गेस वर्क. Right. एंड देन वंस यू टेल कि इट हैज एविडेंस ऑफ बीइंग हियर फॉर मोर देन 3000 ईयर अगो, Right. because that is when the stone circles are found, you know, and abundance में है, मतलब काफी सारे हैं. exactly. So you have so many sites, you have so many, और एक साइट पे कम से कम 100 है, स्टोन सर्कल्स है. हिंगना वाले पे शायद सबसे ज्यादा है. जूना पानी में है, जूना पानी में सबसे ज्यादा है. सबसे हिंगना ज्यादा है, वाला नहीं, और वो जूना पानी में. प्रोटेक्टेड साइट है ASI के अंडर. बाकी फिर तो है भी और गायब एक हो तो गए हैं. ये गोरेवाड़ा साइड में है जो कि शायद अभी. वही गोरेवाड़ा हाँ. वाला इस जूना पानी. अच्छा, तो फिर हाँ. इसमें ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा उसमें है, है. बट आप वो उतने सारे देख ही नहीं देख ही पाते हैं. नहीं वो पाते. पूरा प्रोटेक्टेड है और आप पूरा चल के मतलब नहीं देखते हैं. मैंने एक्चुअली गूगल सैटेलाइट्स यूज़ करके नागपुर के ये सारे स्टोन सर्कल्स ढूंढ निकाला कि कितने हैं. बहुत सारे हैं, बहुत सारे. मतलब मैं तो शायद वीडियो में बाद में डाल भी दूँ. ऐसे ऐसे लोकेशन पे, एक लोकेशन पे कितने सारे एक साथ लगे हुए हैं. हाँ, क्या माहुरजरी कल्चर में रहा है. होगा इनका. माहुरजरी में है, राइट. फिर रायपुर हिंगना जो है अभी इस सासनी के पास, वहाँ है. तो वहाँ पे भी अब जब अभी वॉक होता है वहाँ, तो एक आर्कियोलॉजिस्ट है, वही वो वॉक लेता है, सुशांत. बट दीज साइट्स व्हाट यू आर सीइंग आर ऑलरेडी एक्सकवेटेड बाय द डिपार्टमेंट और द आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ नागपुर यूनिवर्सिटी. एंड सो वॉट एवर मेजर काम का अगर है तो इट्स ऑलरेडी देयर विद द यूनिवर्सिटी. एंड दे हैव इट इन, सो देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल आर्कियोलॉजी का म्यूजियम नागपुर में विच इज़ आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट कैंपस. कहाँ पे? अमरावती रोड पे जो नागपुर यूनिवर्सिटी का कैंपस है, वहाँ पे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में देयर इज अ म्यूजियम, जहाँ पे आई थिंक इन इंडिया इट्स द रेयरेस्ट एंड आई थिंक द ओनली वन 10-headed शिवा ओके. का स्कल्पचर है वहाँ पे. किस एरा का होगा वो? आई हैव टू कंफर्म, सो आई कांट टेल. सो टेल मी अबाउट दी, मतलब नागपुर का एक्चुअल शिफ्ट जो हम मॉडर्न नागपुर में आज है, ये कहाँ से शुरू होता है? वैसे तो हम जो ये बात कर रहे थे ये स्टोन सर्कल का, दैट इज यू नो लाइक 3000 ईयर BC, अगो. हाँ. हाँ. फिर उसके बाद सो देयर आर दीज वेरियस लेयर्स ऑफ हिस्ट्री. उसके बाद हिस्ट्री है? हाँ हाँ हाँ. डायरेक्ट गोंड एरा स्टार्ट नहीं होता? नो नो नो. ओके. तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जनपद्स होते हैं, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में 16 अलग अलग महाजनपदास थे. तो उस ही वक्त, उस दौरान देयर वाज विदर्भ जनपदा, जिसका पंचमार्क कॉइन मिला है, जिससे ये पता चलता है कि देयर वाज दिस प्लेस कॉल्ड एज विदर्भ एंड इट वाज अ जनपद. ओके. तो जो कॉइन हिस्ट्री इंडिया में स्टार्ट होता है, या कॉइनेज बेसिकली, सो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द महाजनपदास. द फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ मनी और कॉइन. उसके पहले फिर वो बीड मनी और यू नो कौड़ी और ये सब चल रहा है. हाँ. सो दिस इज द Janapadas and the Mahajanapadas, from whose time actually the punchmark coins on some metal are being made. So वैसा एक coin of Vidarbha Mahajanapada और Vidarbha Janapada is actually found, telling us कि okay, you know, उस टाइम पे भी एक एम्पायर था, विदर्भ एम्पायर हुआ करता था. फिर माइथोलॉजी में तो है ही विदर्भ के बारे में, वो तो हर कोई जानता है. फिर कौंडिन्यपुर है. मौर्यास के टाइम पे ऑब्वियसली अशोका, मतलब ही इज़ रूलिंग एंड ही इज़ रूलिंग द कंप्लीट सब कॉन्टिनेंट. तो ऑब्वियसली उसके टाइम पे भी यू नो देयर वुड हैव बिन सेटलमेंट्स हियर और पीपल हियर, दो देर आर नॉट एविडेंसेस. तो वो हम जनरली कोट नहीं करते व्हेन वी आर डूइंग अ वॉक, वी डोंट टेल अबाउट दैट. बट द लार्जेस्ट स्तूपा विच इज़ अबाउट 38 मीटर लार्जर देन द साची का स्तूपा is found at Pawnee. At Jagannath Tekri, which is like 85 kilometers from here. And Pawnee mein hi there are these relics from the Maurya period which are found. So you know it's very near. So Pawnee is like an ancient city. Kashi of Vidarbha bhi कहते हैं उसे. तो Vidarbha was actually very rich. तो हम stone circle से अब इस era में आ गए. You know, then after that also there are various reigns or rulers that had been here, kingdoms. फिर
the prominent one which whom we can relate or have evidences is the Vakatakas. Okay. तो आप मंसर जानते हैं, यहाँ से 45 किलोमीटर पे है, नागपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है. तो मंसर हैज़ द एक्सकवेशन साइट जहाँ पे 3 अलग अलग टेकड़ियाँ है. तो दिस मंसर एक्सकवेशन साइट इज़ एक्चुअली द कैपिटल ऑफ वाकाटाकास. Okay. प्रवरपुरा जिसका नाम था. एंड हम ये किस एज की बात कर रहे हैं, क्या कौन सा ईयर चल रहा होगा? 3rd to 5th CE. ओके. हाँ. तो अब वाकाटाकास मतलब कौन है? कौन है? तो अगर आपने अजंता के केव्स देखे हैं तो ये जो है ये वाकाटाकास ने ही पेट्रोनाइज करे थे. अजंता एंड एलोराज? एलोरा नहीं, सिर्फ अजंता. ओके. तो अजंता के जो केव्स है सारे इन्होंने पेट्रोनाइज करे थे. एंड सो दे हैड 2 ब्रांचेस, वत्सगुल्मा एंड प्रवरपुरा. सो देयर आर दीज 2. हरिसेन थे जिन्होंने वो वाले केव्स को पेट्रोनाइज किया. एंड प्रभावती गुप्ता जो कि गुप्ता के एम्पायर की थी. तो दिस इज़ द गोल्डन एरा ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया, यू नो. एंड शी इज़ मैरिड टू अ वाकाटाका रूलर. ओके. एंड सो शी कम्स फ्रॉम देयर टू दिस मंसर एरिया. तो वो वहाँ बसे. और ये प्रवरपुरा जो है ये उनका कैपिटल शहर है, मतलब. तो ये दिस इज़ 3rd to 5th BC. इवन टुडे इफ़ यूल गो यू विल फाइंड द फर्स्ट एविडेंस ऑफ टेम्पल विच इज़ देयर. तो वहाँ एक शिवलिंग है. अगर आप दूसरा वो मंसर का टेकड़ी पे जाते हैं अभी भी आपको वो पूरा शहर टाइप का मतलब दिखेगा, लगेगा. हाँ. लगेगा, या उनका पैलेस बेसिकली. Later on, there had been various rulers, you know, and dynasties that came over these places. And the last evidence is that it was used as a Buddhist stupa. But yeah, this is the era, you know, कि the Vakatakas are very significant in the history of India. फिर कालिदास जो है, अब ये एक रत्न थे गुप्तास के. कवि कालिदास जो कि एक रत्न है गुप्तास के एम्पायर में. और वो क्योंकि प्रभावती गुप्ता के जो हस्बैंड है, जो राजा है, वो पहले चले गए, तो उनके 2 छोटे बेटे थे. अब उन पे अच्छे संस्कार होने चाहिए, इसलिए हर फादर सेंट कवि कालिदास हियर, यू नो, इफ़ यू विल बी देयर यू विल ऑल्सो सपोर्ट हर एंड अच्छे संस्कार बच्चों पे होंगे. तो फिर ही कम्स हियर एंड वी हैव हिस्ट्री ऑफ कवि कालिदास राइटिंग मेघदूत फ्रॉम रामटेक. अच्छा. सो क्वाइट सिग्निफिकेंट थिंग्स, यू नो, इन द हिस्ट्री ऑफ नागपुर, यू कैन से. देन देर आर वेरी ब्यूटिफुल 2, मतलब लिटरली 6 फीट का एक नरसिम्हा सिंगल स्टोन में बना हुआ. ऐसे 2 नरसिम्हा के मंदिर है. आप गढ़ मंदिर जब चढ़ते हैं तो बस उसके नीचे ही राइट एट द गढ़ मंदिर से पहले. हाँ, मतलब राइट एट द फुट हिल्स ओनली. यू डोंट हैव टू इवन क्लाइंब अप. फर्स्ट पे भी नहीं जाने का? नहीं, बिल्कुल नहीं. आप एक सीढ़ी नहीं चढ़नी आपने. नीचे ही जहाँ पार्किंग है वहीं पे देयर इज दिस केवल नरसिम्हा मंदिर एंड रुद्र नरसिम्हा मंदिर. तो बहुत ही आई थिंक वन ऑफ अ काइंड इन इंडिया वेयर यू फाइंड this huge scale of Narasimha. And in this approx कितना साइज होगा? 5 फीट का तो हाइट में वो है ही 5-5.5 फीट. एंड सिंगल स्टोन ब्लैक स्टोन में, black basalt, it's made and it's beautiful. Actually, credit obviously goes to the ASI and all the people who actually worked for it. लोगों को वो हनुमान जी लगते थे और उस पर पूरा वो सिंदूर जो होता है ऑरेंज कलर का वो पूरा लगा हुआ था. एंड देवर दीज ASI पीपल हु एक्चुअली गॉट टू नोटिस कि दिस सीम्स समथिंग डिफरेंट करके. एंड देन दे स्टार्टेड स्क्रैपिंग ऑफ दैट एंड दे वर्कड ऑन इट. सो देन इट इज़ दैट द स्टैचू ऑफ नरसिम्हा वॉज रिवील्ड. There's also inscription in stone which speaks about Prabhavati Gupta, what era it's made, all those things. Even till date it exists there. Okay. तो अगर आप जाते तो आप कभी भी वो देख सकते हैं. मतलब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो पक्का देखूंगा मैं क्योंकि इसके पहले गया मैं लेकिन देख नहीं पाया. It's worth. And the beauty of you
literally touching something 1500 year old, like थर्ड एंड फिफ्थ CE का वो चीज़ है. और एक त्रिविक्रम करके वहाँ जब आप अगर जा रहे हैं तो नियर द पार्किंग ओनली देयर इज दिस त्रिविक्रम का बोर्ड दैट यू विल सी. सो दैट इज अ अवतार ऑफ विष्णु. तो वहाँ आपको ऐसे विष्णु के अवतार के 3-4 अलग अलग मंदिर देखने मिलेंगे. तो आप जैसे गढ़ मंदिर चढ़ रहे हैं तब आपको वहाँ पे एक वराह का भी दिखता है राइट साइड में. देयर इज दिस ह्यूज बोर ना, पीपल जस्ट गो बीनीथ हिम कि सारे आपके पाप धुल जाएंगे. सो दैट इज वन अवतार ऑफ विष्णु. हाँ, फिर ये जो त्रिविक्रम है तो इसमें दैट्स अनदर अवतार ऑफ विष्णु जिसमें ही कैप्चर्स यू नो द यूनिवर्स एंड द अर्थ इन 3 स्ट्राइड्स. तो उनका एक पैर ऐसा ऊपर है विष्णु जी का. I mean, in that avatar, one is on the ground. So it's a beautiful red sandstone ka sculpture that you can actually see, which exists there, and that you can actually touch. And it's like something which is 1500 year old. You can actually touch it, feel it, see it. So it's just beautiful. So that is about you know that era and the history which is there. तो ये तो सिर्फ एक era है, but इसके नीचे इतने अंडर लेयर्स है. और अगर आप नगरधन फोर्ट में जाओगे तो वहाँ पे तो आपको दिखेगा कि ASI ने एक बोर्ड भी लगाया है कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें उनको एक्सकवेशन में मिली है. देन यू नो मे बी द आयरन एज की कुछ चीज़ें हैं, ब्रोंज एज की कुछ चीज़ें हैं. सो ऑल दीज लेयर्स ऑफ हिस्ट्री आर यू नो beneath each other and you just find them. So it's equally interesting when you know कि all these things exist करके. Then coming down again, you know, अभी 5th CE से थोड़ा आगे अगर चले तो the Rashtrakutas are here, they are ruling, and it's 11 to 13 CE majorly, and this ruler Krishna III, during his era there's this copper inscription जो कि मिला है देवरी करके एक जगह है वर्धा के पास वहाँ पे. तो that tells about or speaks about Nagapura Nandivardhana. Okay. So you know, giving us an evidence कि okay there might be this place which exists because Nandivardhan is today's date Nagardhan they say. So that's how you know the layers of history. We had villages in Nagpur. Yeah, but उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन होना कि नागपुर नगरधना या नागपुर नंदीवर्धना. तो इसका मतलब ये है कि नागपुर नाम की कोई जगह हुआ करती थी. हाँ, मतलब डेफिनेटली जगह हुआ करती थी और शायद ऐसा ही नाम था. यही सब चीज़ें हैं जो आपको इतिहास बताती है. एंड यू decode थिंग्स ओनली फ्रॉम दीज यू नो. सो यू नीड एविडेंसेस. इट्स नॉट कोई मन से बोल रहा है ये सब चीज़ों में यू कांट बिलीव. सो अनलेस देयर आर एविडेंस लाइक हैविंग अ कॉइन यू नो फ्रॉम सम एरा देन यू नो. और दैट्स हाउ यू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन. तो आपको यदि वहाँ का आर्किटेक्चर में जो स्कल्पचर्स है दोज आर इटसेल्फ स्पीकिंग एंड टेलिंग यू नो कि ऐसे हमारा कल्चर हुआ करता था, ऐसे हमारा ड्रेसिंग हुआ करता था, ऐसे टाइप का ज्वेलरी पहनते थे. सो दैट्स हाउ वी नो अबाउट द वेरियस हिस्ट्री अक्रॉस द मेड बी इंडियन सब कॉन्टिनेंट और एनी वेयर इन द वर्ल्ड. सो इट्स ओनली दीज एविडेंसेज विच एक्चुअली टेल अस कि भाई ऐसे ये जगह. हाँ, तो वो कॉपर इंस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली लिखा है तब ओके दिस माइट बी द नेम यू नो इन सम प्लेस. एंड क्योंकि इट्स फाउंड सो नियर सो यू जस्ट रिलेट एंड कनेक्ट. या एग्जैक्टली. नागपुर एज अ सिटी का जो फाउंडेशन है वो मतलब क्या वजह थी या आई डोंट नो इफ़ यू नो कि क्या वजह थी कि गोंड राजा ने नागपुर को एक सिटी बनाने का सोचा. क्योंकि इट वाज नॉट अ वॉल्ड सिटी. उन्होंने उसको वॉल्ड सिटी बना के एक सिटी फॉर्म की. क्या वजह थी होगी, मतलब आपको आपकी स्टडीज़ के हिसाब से क्या लगता है कि कैपिटल यहाँ शिफ्ट क्यों किया या एक तो कैपिटल यहाँ शिफ्ट क्यों किया और वॉल्ड सिटी क्यों बनाई गई. Okay, this is again individualistic analysis. Your own opinion. हाँ, opinion. Because of the location of even the river nearby, which helps you in livelihood obviously, and they are otherwise staying in the core jungles only. Okay. So you know they are in the Gondwana region, which is like the central India. Gondwana. Gondwana and Gondwana is like one. Okay. Like a forest. So it's called as Gondwana. We also have a tectonic plate which is called as Gondwana. Okay. Yeah. But that's
huge tectonic हाँ, plates, हाँ, not हाँ, related to only हाँ, Nagpur. हाँ, हाँ, So you'll find them in very strategic locations, and even when the Mughals had captured, या मान लीजिए अब मुगलों ने उनके ऊपर अपना किला उनके अंडर है, but they couldn't actually come here and live in those forts and work. तो उन्होंने ये किया था कि भैया आप ही आपका किला संभालो, हमें पैसे देते रहना, ठीक है. और क्योंकि द लोकेशन, द वे द लैंड हैज़ टू बी एंड हाउ यू हैव टू लिव इन दोज सर्कमस्टांसेस, मेड बी द वेदर, द whatever the conditions were, so they were better dealt by these Gond or tribal people who are actually residing there, you know. So they asked them to only take care of these things, they being the titular kings and they being the main ones. But that is how the locations of the forts were, and that is how the forts were built. So maybe that is a reason that in terms of development, if you see, you need a larger connectivity, better things, you know. So इसको पहले राजापुर बारसा ऐसे बोलते थे, मतलब नागपुर region शहर, को, हाँ, जो छोटा सा नागपुर मतलब था, जो पहले एक मतलब कुछ गांव का मिला के जो एक एरिया हुआ करता था. हाँ हाँ हाँ, तो राजापुर बारसा ऐसे बोलते थे. और फिर नाग कहते कि नाग नदी जो है उस पे से नागपुर ऐसे नाम आया. सो इट फ्लो, और जो नाग नदी है वो नाग के तरीके से फ्लो होती है. एग्जैक्टली इसीलिए नाग नदी ऐसे नाम है उसका. तो या अभी हम लोग उस एरा की बात करते हैं जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट कर पाए. अच्छा, ब्रिटिश एरा, ओके, जिसमें एक्चुअली नागपुर में आर्किटेक्चर डेवलप होता है, या जितनी चीज़ें हम आज देख रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ब्रिटिश एरा की आज भी यूज़ में है, लाइक गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस. तो इसके बारे में बताइए. तो ये कॉलोनियल रूल. कॉलोनियल रूल, तो पहले तो आपको भोसले के बारे में पूछना हाँ पड़ेगा. चलो ठीक है. अपन ने गोंड्स का कंप्लीट किया है. हाँ, नाउ वी हैव गो टू भोसलेस, right? that question is unanswered, but why Yeah. did they shift here? Yes. So Okay. one is obviously this reason, and the other is now he's wanting to develop the city as well, so you know, having that futuristic raja wala view, so he's now fortifying the city. Okay. हाँ हाँ हाँ. तो obviously ये होता है कि अब मुगलों के अब जैसे इनके जो बेटे हैं, जो मेन राजा है, उनके जो बेटे हैं, वो दिल्ली में जाके उनके राज्य में दे आर अ पार्ट ऑफ इट, यू नो. दे आर गोइंग देयर, दे आर सीइंग हाउ द रूलर इज रूलिंग, व्हाट ऑल ही इज डूइंग. जैसे अभी नागपुर में जो भी कल्चर एक अलग सा शिफ्ट हुआ है, वेयर यू आर सीइंग लॉट ऑफ पीपल ईटिंग ऑल काइंड ऑफ फूड्स, यू नो, कैफेज फॉर इंस्टेंस. तो and you see a lot of Moroccan architecture, you know, Persian things, या फिर पता नहीं बहुत शीक सा आर्किटेक्चर मतलब आपको देखने मिलेगा, इंटीरियर अलग अलग से. तो आप वहाँ जाके क्योंकि देख के आते हैं और फिर आप यहाँ करते हैं. तो वैसे ही वंस दे आर गोइंग आउट देयर नोइंग कि हाउ द मुगल्स आर रूलिंग, हाउ आर दे डेवलपिंग देयर सिटीज़, तो फिर जब वो वापस आते तो फिर उन्हें वो डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि हमने ये देखा है. तो फिर दे आर डूइंग दिस फोर्टिफिकेशन मेकिंग. तो 5 अलग अलग गेट हुआ करते थे, जिसमें से आज एक मौजूद है जिसे हम गांधी गेट बोलते हैं, जिसका नाम पहले जुम्मा दरवाज़ा था, फिर भोसलेस के टाइम पे शुक्रवारी दरवाज़ा हुआ, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इट इज़ कॉल्ड एज गांधी गेट. ओके. और आज नागपुर तीनों नाम से बुलाता है. हाँ, वो नागपुर की खासियत है. सही है. सो शिफ्टिंग टू द भोसलेस. अब वो जो शिफ्ट आता है, मतलब हाउ गोंड रूल एंडेड एंड हाउ भोसले रूल स्टार्टेड. आपको वॉक तो करना ही पड़ेगा, ठीक है, हाँ, ताकि आप हाँ, सब देख पाए हाँ, और सुन पाए और चल पाए. हाँ. बट या दिस इज, तो भोसलेस आते हैं 1739 में. इट इज़ सेड दैट दिस इज़ वन ऑफ द स्टोरी. इट इज़ सेड दैट रानी रतन कौर जो थे, उनको अपने जायज़ बेटों को गद्दी पे बिठाना था, और जो नाजायज़ बच्चा है वो चाहता था कि मैं इस गद्दी पे बैठूं. तो शी सीक्ड फॉर हेल्प टू रघुजी भोसले पहले जो थे, and he actually helped her. There was a pact which was signed in between both of them, and she considered him as her third son and gave him space to stay in the same fortified city as they were staying. So he helped them regain back their king status,
और जो जायज़ बच्चे उनको गद्दी पे बिठाया. एंड सो दे वर नाउ द टाइट्यूलर किंग दो, एंड द भोसलेज आर नाउ टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑल द other things in Nagpur. So that's how without any war the Bhosles come into ओके, सो Nagpur. एडमिनिस्ट्रेशन भोसलेस का आ गया था. सारा अभी मेजरली दे आर टेकिंग केयर आर्मी ऑफ. सारी चीजें वो लोग देख रहे थे. हाँ. And the Goans are now the titular king, and they are very much in the same fortified city. तो इसीलिए उनका भी महल वहाँ बना, जो कि कहते हैं कि शनिवार वाड़ा से भी बड़ा था, उससे भी खूबसूरत था, बट वो जल गया, जला दिया गया. क्या हुआ था? जल गया, जला दिया गया. These are the stories. What is the story exactly? मतलब I don't know about that महल. What happened? So there was this तो अगर आप आज महल में जाते हैं तो महल का नाम महल इसीलिए क्योंकि वहाँ महल हुआ करता. महल हुआ करता था. तो कल्याणेश्वर गेट से बेसिकली कल्याणेश्वर द्वार जो है या कल्याणेश्वर मंदिर जो है, हाँ, जिसे हम मंदिर के नाम से आज जानते हैं, वो था मेन दरवाज़ा भोसले के वाड़ा का. अच्छा. तो वहाँ से लेके तो आप अगर जानते हैं कि आज जहाँ उनका वाड़ा है जिसे सीनियर भोसला पैलेस कहते हैं, तो वहाँ तक वो पूरा वाड़ा ही हुआ करता था. यू नो, तो उस जैसे शनिवार वाड़ा में जो आज हम देखते हैं, दैट इज़ जस्ट द प्लिंथ, यू नो, जो नीचे पत्थर फाउंडेशन के लिए यूज़ किए गए, बस वो है. जल गया था ना वो. हाँ, वो भी जल गया. तो बस वही है जिसके वजह से हमें पता चलता है कि ये इतना बड़ा था. तो यहाँ पे वो जो प्लिंथ था वो भी जब ब्रिटिश यहाँ थे तो वो भी वहाँ से हटा दिया गया. अच्छा. और वहाँ पे एक टाउन हॉल बनाया गया था. तो बेसिकली राइट फ्रॉम दैट कल्याणेश्वर द्वार अप टिल द सीनियर भोसला पैलेस. सीनियर भोसला पैलेस की करंट लोकेशन कहाँ पे है? अगर आप घाटे को घाटे का हाँ, एक है ना, शॉप जहाँ, बस उस वहाँ से जो गली लेफ्ट में जाती है, दैट इज द लोकेशन. अच्छा. तो इमेजिन फ्रॉम देयर अप टिल दिस, काफी लंबा हो गया. और यहाँ से भी, और मतलब अभी उनका जो वाड़ा है, इट इज सेड कि उनका जितने जगह में किचन हुआ करता था उस जगह पे उनका फिर नया वाड़ा बना. तो वो भी और पीछे तक है, मतलब रुक्मिणी मंदिर तक एक्सटेंड होता है. तो वहाँ से मतलब वो देशमुख वाड़ा तक वो है आज भी. अच्छा. तो इतना बड़ा था. देयर आर सम बुक से कि इट वाज बर्निंग फॉर 1 month, सम से इट वाज बर्निंग फॉर 3 months. सो व्हाटएवर, इवन इफ यू कंसीडर 1 or 3 एलिगेशंस अगर देखे कि जला दिया गया, तो किसने जलाया होगा? नॉट मेनी प्रूफ्स टू मेंशन. एंड मतलब आई इज इट मतलब कंट्रोवर्शियल टू मेंशन? नो. हाँ. You don't know, so you no, don't want to. I don't have any proofs. Okay. Even if I know, but there are no proofs which I can quote, you know. So if I'm okay, whatever I'm speaking is actual and factual, and nothing opinionated or मनगढ़ंत कहानियाँ टाइप का. There's nothing like that in all of this. So I wouldn't quote anything which is not relevant or not known. So and so I'm saying कि you know, one book mentions 1 month, one book mentions 3 months. So I'm quoting all the references. So you decide whatever you have to. But yeah, it's said कि the Kamti, which is Camp 10 of the British. So कन्हान से बेसिकली पानी. कामटी का नाम क्या था बोले? कैंप 10. कैंप 10. हाँ. और उसका बाद में फिर कामटी हो गया. हाँ, उसका बाद में कामटी. अच्छा. So we have all these places in Nagpur. खैर उसका नाम बदला नहीं है, but derived from the kind of bags which were there. तुलसी बाग, एक्सटेंसिव तुलसी का प्लांटेशन था, इसीलिए तुलसी बाग है. फिर वहाँ पे आज भी एक बहुत खूबसूरत मंदिर है which is completely in marble. There are musical pillars, it's said. It's very beautiful, that mandir which is there in Tulsi Bagh. Then there is Keri Bagh. Keri Bagh में भी 3 मंदिर है. तो there is this Keri Bagh temple complex. First time it is said कि संगमरमर का गणपति वहाँ पे बिठाया गया. किस एरा में बना था वो? वो अराउंड 1800s का है.
और वहाँ पे भी एक स्टेप वेल है, छोटा सा, मतलब नॉट लाइक अ वेरी इलैबोरेट वन, बट देयर इज अ स्टेप वेल Maintained व्हिच इज है? नो। मेंटेन नहीं है। आप दूसरे कंट्रीज में अगर जाओगे, कुछ नहीं है उनके पास। वो आपसे लिटरली ऐसे डॉलरों में पैसे लेते हैं और टिकट देते हैं और आपको वो दिखाते हैं और आप देखते भी हो, और वहाँ आप ना कचरा करोगे, ना थूकोगे, ना कुछ करोगे, यू नो। एंड दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट फॉर आवर सिटी। इफ़ वी नो कि यार मेरे शहर में ये कुछ है, एक तो पहले आपको पता होना चाहिए। जब आपको पता चलेगा तभी आप उसके बारे में कुछ फील होगा ना आपको। वरना अभी जैसे वो बर्डी में एक गेट है जिसे अभी बड़ा Heritage ब्यूटिफाई gate, किया हाँ, है ना। तो वो बूटी के बूटी का वाड़ा gate है, का हाँ। गेट हुआ करता था। तो वैसा ही और एक गेट, आप जब वैरायटी चौक से टुवर्ड्स मुंजे चौक जा रहे हैं तो वहाँ पहले एक छोटा सा लेफ़्ट साइड में गणगौर हुआ करता था, थाट बाट के अपोजिट बेसिकली। वैसा सेम गेट वहाँ हुआ करता था। अच्छा। सो इट वाज देयर अप टिल से 18 years ago तक, एंड इट वाज ग्रेज्ड ऑफ। सो यू नो, had it been that people would have known the importance of heritage structures in your city, or you know, you belonging to a place, क्योंकि you need to belong to your roots, you need to belong to your place so that you have that thing in you and then you feel about it. यदि आपको पता ही ना हो तो obviously हम किसी को दोषी नहीं बोल सकते, we can't blame anyone because maybe they didn't know, but if you know then you need to, you know, take some efforts for it to stay there, to survive. तभी शायद कोई आवाज़ उठाएंगे, तभी शायद कोई बोलेंगे. तो you never know, with we doing this today, you taking these efforts today to tell people about all kind of various spectrums of a city which has obviously history and heritage as a part, where they feel connected, know their roots, and then जैसे आप कितना भी पढ़ लो, फिर आप बाहर जाओ, दूसरे देश चले जाओ, अगर आप नागपुर से हो तो वो एक फीलिंग, यू नो, दैट सॉफ्ट कॉर्नर या वो रहता है ना, यार नागपुर में भाई तर्री पोहा तो खा ही लेंगे. तो ये जो तर्री पोहा के लिए यदि आपको इमोशन है तो आपको थोड़ा बहुत आपके शहर जो है जहाँ से आप हो उसके बारे में भी थोड़ा हो कि यार आई बिलोंग टू दिस सिटी, यू नो, आई एम बॉर्न योर एंड this is where my roots are, because you can't deny it and you can't change it. So बदल तो आप नहीं सकते हो ना, you can't change your birth city. तो if you are from here, just having that feeling towards it would make all the lot of difference and would help you and your city as well. So this is what would actually be a boon for our city if नागपुरी लोग नागपुर के ही बारे में सोचे अगर तो. क्योंकि अगर आप अपने यहाँ के मिनिस्टर्स भी देख ले तो क्योंकि वो नागपुर से, इसलिए वो चाहते हैं अपने शहर के बारे में और करते हैं जैसे जिसका जो मर्जी जितना बन पाए, वॉट एवर पार्टी दे आर. बट इफ़ यू बिलोंग टू सम प्लेस, यू नो, यू हैव दैट थिंग टूवर्ड्स योर जगह, फिर आप उसके लिए करते ही हो ना. नहीं यार, मेरे को अपना ये तो शहर अच्छा होना चाहिए, इतना तो करना ही है करके. ऐसी और कितनी आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जिनकी मतलब जो हुआ करती थी और आज नहीं है नागपुर में? आर्कियोलॉजी में काफ़ी पहले का एरा भी आ जाता है. तो हिस्टोरिकल साइट्स मतलब हम कहते हैं. सो देयर इज़ दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट विच इवन आई न्यू वाइल आई वाज अ स्टूडेंट इन आर्किटेक्चर, इज़ दैट देयर आर 300 लिस्टेड हेरिटेज स्ट्रक्चर्स इन नागपुर. 300? हाँ, लिस्टेड हेरिटेज स्ट्रक्चर्स. और ये कहाँ पे हो गए? मतलब अब तो पता नहीं क्या है भी या नहीं. काफ़ी होंगे इनमें से, बट इमेजिन 300 लिस्टेड हेरिटेज स्ट्रक्चर्स नागपुर में है. और हम नागपुर में अगर किसी दोस्त को बाहर से लाते हैं तो हमारे पास घुमाने के लिए कुछ नहीं होता है. हम बोलते क्या है? भाई कुछ नहीं है नागपुर में. क्या दिखाएंगे? फुटाला भी था, बंद हो गया. एग्जैक्टली, फुटाला भी था, बंद हो गया.
यही है बस, तो यही तो बदलना है। आपके जब वॉक्स में लोग आते हैं, कुछ बाहर से भी आते हैं? हाँ, इनका क्या अब तक ओपिनियन मैं रहता है शहर को मतलब लेके? 11-12 अलग अलग देशों के लोगों को नागपुर घुमा चुकी हूँ। क्या ओपिनियन रहता है उनका शहर के बारे में? मिक्स्ड ओपिनियंस है, बट दे आर अमेज्ड, दे आर वेरी क्यूरियस। क्योंकि वही मैंने बोला ना कि उनके यहाँ पे आप जाओगे तो उनके यहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। और वो ऐसे बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं आपको। और मैं एक हेरिटेज वॉक में, मतलब आप 1.5 किलोमीटर चल रहे हैं आप मेरे साथ, मैं आपको कम से कम 8 से 10 हेरिटेज स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ। इमेजिन, नो, इट्स ह्यूमंगस। There you are going to one place and seeing just one thing which is also not that मतलब वो, मुझे वो वाव फील होता है मेरे शहर के बारे में, तो मैं जा जा के लोगों को दिखाती हूँ। वही है ना, यू नीड टू हैव दैट इन यू, एंड देन यू कैन एक्चुअली टेल कि सी दिस इज माई सिटी. You know, there are these weavers who are doing this weaving from all these years. You need to recognize them. You need to know कि मेरे शहर में ये सारी खूबियाँ है. अब वो खूबियाँ जो है वो बाहर ट्रांसपोर्ट होती है. जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनको पता है कि हम नागपुरी साड़ी ही पहनेंगे, तो दैट साड़ी का बॉर्डर इज़ वेरी स्पेशल टू नागपुर. यही बनता है वो. और तिजन बाई करके एक पद्मश्री अवार्ड विनिंग फोक आर्टिस्ट है जो पंडावली, नागपुर से है? नहीं, वो छत्तीसगढ़ से है. पर वो जो साड़ियाँ पहनती है, या MP, छत्तीसगढ़, ये पूरा इलाके में जो लोग साड़ियाँ पहनते हैं वो सारी नागपुर में बनती है. सारी की सारी यहीं से जाती है और कहीं नहीं बनती है. सो दिस इज़ व्हाट नागपुर हैज़. या आपका जो 10 किलोमीटर का हेरिटेज वॉक रहता है, कहाँ से शुरू होता है? कितने किलोमीटर का? अलग अलग छोटे छोटे वॉक्स है. जैसे अगर आप आएंगे, आप पुराने शहर में आ सकते हैं, तो वील सी महल, तो आप 1.5 किलोमीटर ही है वो. व्हाट इफ अगर आपके पूरे वॉक्स को अपन यहाँ पे सीन बाय सीन रखते हैं, तो स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है? मतलब अलग अलग है. 3 मेन है जो मैं, अगर जैसे कोई भी बाहर, जैसे आप नागपुर से हो तो फिर मैं आपको उसके एक एक डिटेल के बारे में लेके जाऊंगी और बताऊंगी, क्योंकि आपको पता रहेगा. बट अगर आप पहली बार आए हैं तो वहाँ से शुरुआत करनी पड़ती है कि हम इंडिया के एक स्टेट महाराष्ट्र में हैं जिसका सेकंड कैपिटल नागपुर है. अब इसकी स्टोरी बाद में बताएंगे कि सेकंड कैपिटल क्यों है. तो you need to bring them into context, and then you tell about, okay, this is my city Nagpur, 13th largest, and then you start from these various layers, right from the stone circles, but then the relevant one is the 1702 where the modern city of Nagpur is formed. फिर वहाँ से आप उनको महाल में गोंड किला दिखा के, फिर भोसलेस ने के टाइम पे जो आर्किटेक्चर है वो दिखाते हुए, उनकी कहानियाँ बताते हुए, फिर आप गांधी गेट तक आए तो आपका शहर ख़त्म हो गया ना. शहर बना था और वहाँ तक सीमित था, तो वो फिर ख़त्म हो गया. फिर आप आगे आते हैं तो ये जो भोसलेस थे, इनका, अब ये पूरा मराठा एम्पायर के लिए काम करने वाले एक सरदार है. ऐसे अलग अलग सरदार है, जो 5 अलग अलग सरदार है. शिंद्याज है, गायकवाड्स है, होड़कर्स है. तो उनमें से ये एक नागपुरकर भोसलेज है. और फिर ये पूरा जो मराठा एम्पायर है जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने शुरू किया था, उसके लिए सारे ये लोग काम कर रहे हैं. अब when the Marathas are there, Mughals are slowly weakening, getting away. The East India Company is already coming in Kolkata, setting up their company there, as a business. And after the Battle of Plassey, they are now धीरे-धीरे taking over the other regions. तो फिर there's this फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर जो मराठास जीत जाते हैं. जो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है 1803 में जो हुआ था, अरगाव करके एक जगह अकोला के पास, तो वहाँ हुआ था, जिसमें नागपुरकर भोसलेस वर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी. और उसमें ये लोग हार जाते हैं. तो देयर इज दिस अगेन अ पैक्ट विच इज़ साइन इन बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो उसमें जो नागपुरकर भोसलेस का राज्य कटक तक हुआ करता था, तो उनमें से कुछ हिस्सा इन्होंने उनको देना पड़ा ऑब्वियसली. एंड देन अ ब्रिटिश रेसिडेंट वॉज अपॉइंटेड. तो वो जो रेसिडेंट था वो फिर अब आपका सारा एक्सटर्नल अफेयर्स,
ये सब चीज़ें देखेंगे, डिफेंस, एवरीथिंग वुड बी मेजर। जो कंट्रोल है वो उनके पास रहेगा। जो इंटरनल करना है कुछ भी शहर में आपके लोगों का, वो आप देखें। तो ऐसे करके भोसलेज आर नाउ, द नागपुर भोसलेज, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द इंटरनल थिंग्स। एंड सो दिस रेसिडेंट इज़ अपॉइंटेड। अब जो फर्स्ट ब्रिटिश बिल्डिंग जो कि नागपुर में आती है, दैट इज़ द रेसिडेंसी वेयर द रेसिडेंट इज स्टेइंग। गेस द लोकेशन। गेस द लोकेशन। नहीं, आई डोंट नो। Okay, so obviously they are given a space outside the fortified city. और उनको ऐसे, मतलब नागपुर के भोसले ये सोचे कि ऐसे हम स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे प्लेस करें ताकि हमारा ध्यान उनके ऊपर रहे और वो कुछ हलचल ना कर पाए आउटसाइड द सिटी। तो जहाँ आज सिविल लाइंस, जहाँ आज फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन है, बस उसके पीछे देयर इज़ दिस फर्स्ट बिल्डिंग which is residency, which is today's date office of the joint director of education. All majorly all colonial buildings are adaptatively reused as some or the other government purpose के लिए। तो वहाँ आज ये वाला ऑफिस है, दैट इज़ लाइक द फर्स्ट ब्रिटिश बिल्डिंग जो 1804 में बना। तो वहाँ वो रेसिडेंट रहता था। देयर वाज दिस थर्ड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ 1817 में, जिसे बैटल ऑफ सीताबर्डी बोलते हैं। So that happened and was fought at the Sitabardi fort. Now the British, they are up on the fort, and the Bhosles or the Marathas, they are there from the Juma Darwaza wala side. They are Shukrawari Darwaza. They are from the foothills of the Sitabardi fort. So that is the third and the last Anglo-Maratha war that happened. सीताबर्डी पे हुआ था। हाँ, जो 1817 में हुआ था, 1817. So that is the battle of Sitabardi, which is like the last battle. मतलब कौन जीता कौन हारा और क्या हुआ था उसके बाद? It's very interesting. So that battle had, the Marathas had like about 12,000 people, and the British had about only 1,200. But still, the British, they kind of won the war. So in between the Marathas, what happened? There were these clans which just separated out and there were misunderstandings. So this connects to the story of Marbat as well. तो बाका बाई जो थे, उनको ब्रिटिशर ने बोला था कि हम आपके नाती को गद्दी पे बिठाएंगे, और रघुजी दूसरे जो थे वो चले गए, उनके बाद उनका बेटा परसोजी महाराज वो चले गए। तो फिर ऐसा था कि जो अप्पा साहेब भोसले है, या उनका नाम उदोजी भोसले भी था, उनको चाहिए था कि मैं उस गद्दी का हकदार हूँ करके। तो ही एक्चुअली, अब ऑलरेडी देयर इज अ पैक्ट विच इज साइंड, ब्रिटिश आ चुके हैं, आपने ही एक्सेप्ट किया है ना, यू हैव लॉस्ट अ वॉर एंड यू हैव एक्सेप्टेड। तो देन, बट स्टिल दिस अगेन द थर्ड वॉर दैट हैपेंड, विच हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, एंड देन बिकॉज ऑफ दिस कन्फ्यूजन दैट वाज देयर। तो बाकाबाई के साइड के जो लोग हैं, जो कुड हैव बिन यू नो सपोर्टिव इन द वॉर एंड कुड हैव regained back the things, so they didn't actually do the war. तो this all miscommunication और जो भी गलतफहमियाँ हो रही थी, उसके वजह से the battle was actually lost. And मतलब आपसी झगड़ों की वजह से, हाँ, these being lesser in number, the British still they could win, you know. So this, and also maybe the weapons what they had. They had advanced weapons. Yeah, so these two things helped them, and maybe the location as well, because they were atop the hill and these guys were at the foothills. So these few things are there which could have actually maybe. What were the consequences? Means result क्या होता है? Again, the same situations, and the British are still having the control of everything. But this time everything, or still like the external affairs? They are having external affairs only. No interest in administration. No, so this majorly shifted in 1853 when the doctrine of lapse was applied. Rajya Khalsa जिसे बोलते हैं. So this was a new policy. What was doctrine of lapse?
So this was a new policy, doctrine of lapse, which was introduced by Lord Dalhousie, and this is the major reason for the uprising of 1857. It is said that this policy, because overall in the complete country, every king was very like they had that angst in them, क्योंकि in India majorly the Hindu kings internally they believed you can adopt a child who will be your successor. तो आप दत्तक पुत्र को आपका राज्य सक्सेसर बना सकते हैं, तो वो राजा बन जाएगा. बट यहाँ वो लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा पॉलिसी लाया, ऑब्वियसली वो जानबूझ के, कि आप दत्तक पुत्र अगर है तो योर किंगडम would be kind of cancelled and it will be taken completely by the British. Okay. And if you have a legitimate child only then he would be the successor करके. तो ऐसे नागपुर के केस में हुआ 1853 में, जब the last ruler didn't have his own child and so राज्य खालसा हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग गया, और उसके बाद फिर एवरीथिंग वाज देन टेकन बाय द ब्रिटिश. और फिर जो रेसिडेंट थे वो कमिश्नर्स कहलाने लग गए. सो नाउ दे आर मेजरली टेकिंग केयर ऑफ नागपुर. और फिर सेंट्रल प्रोविंसेस ही था तब. फिर बाद में उन्होंने बेरार, जो कि वरहाड है, उसे भी ऐड किया. अच्छा, बेरार इज वरहाड. वरहाड. सो सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार, सीपी एंड CP club. So when we say Varadi, so it is basically that Varad. Yeah. So and then this was the capital of CP and Berar as well. So post independence, Nagpur is the only city which lost its capital status. Okay. तो अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया में, ड्यूरिंग गोंड इट वाज द कैपिटल, भोसलेस के टाइम पे भी एटलीस्ट फॉर द that dynasty it was the capital. Then during CP and Berar it is the capital, and during post independence when it was part of Madhya Pradesh, it was the capital there as well. Okay, so we were capital of Madhya Pradesh also. हाँ, तो जब पर हम लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइज हुए तब नागपुर अपना कैपिटल स्टेटस खोता है, एंड इट इज़ देन व्हेन द नागपुर पैक्ट इज साइंड and we get the status of second capital. What was in Nagpur Pact? Wherein we are called as the second capital of Maharashtra, and so we have the winter assembly or the winter session which happens here. So this is about our city actually losing the capital status. But अगर आप देखेंगे तो नागपुर city had all the infrastructure to house a capital. Like जैसे by the start only you said कि we have the general post office, we have the secretariat, we had the high court, we have the Vidhan Bhavan. All these things to house a capital city were already मौजूद हैं, मतलब सब यहाँ. तो that is about our city actually. हम पोस्ट इंडिपेंडेंस तक आ गए. हाँ. अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद आज जो हमारा नया शहर है, जिसको हम लोग पुलिया के इस पार और पुलिया के उस पार, ऐसा दो हिस्सों में हमने बांट रखा है. तो कितना आर्कियोलॉजी या कितने हिस्टोरिकल साइट्स उस पार है और कितने इस पार है? सो मेजरली इफ़ यू विल सी राइट फ्रॉम गोंड भोसले एरा के जो साइट्स है, आपको मेजरली वो फोर्टिफाइड सिटी के अंदर मिलेंगी. बट उनके जो आउट हाउसेज है या उनके जो उनके जो आउट हाउसेज, आई थिंक इज़ अ गुड वर्ड, तो दैट यू विल फाइंड योर, जैसे तेलंगड़ी गार्डन है, तो या फिर सोनेगांव में जो मंदिर है, या तालाब जो बनाए हैं अलग अलग. सो दीज आर लाइक गेट अवे प्लेसेस फॉर देम, सो दैट यू विल फाइंड पुलिया के उस पार. And the major colonial edifices you will find after the railway line. So those are the major things जो आपको इस पार उस पार ऐसे मिलेंगी. आप जब वीवर्स ऑफ मोमिनपुरा के बारे में जब बात करते हो
तो इनका नागपुर में ये कहाँ से आते हैं और कब आते हैं, और इनका फिर मतलब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इनका फिर फोकस वीविंग से फूड के तरफ कैसे शिफ्ट हो जाता है? तो वील स्टार्ट फ्रॉम वो आए कहाँ से, और So there are these, जैसे मोमीनपुरा, यू नो दिस नेम इन इटसेल्फ एक अलग टैबू ही है लोगों के दिमाग में कि पता नहीं जाना है, जो भी करना है. बट इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एरिया, वेरी क्लोज knit, वेरी डिफरेंट urban fabric that a city has. And it has equal amount of Hindus as well as Muslim community residing in that same area. So Momin, actually it means true believer in Allah, and it also means the Jula community who stays there. Jula या बुनकर ये बोलते हैं weavers को. It is said that post the Mughals are weakening and moving ahead away from India. So उन लोगों ने बहुत सारे कारीगर लाए हैं, या जो इंडियन भी मुस्लिम्स है, दे आर ट्रेन्ड अंडर देम एंड डूइंग ऑल द वेरियस आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स. So all those intricacies and the barik work they're doing, because now there's this shift in rule, so they are now changing their location, moving away from the capital, and residing or staying along the riverbeds. So likewise कन्हान के पास, बेसिकली नागपुर में, मतलब ये लोग आके बसते हैं, the Muslim weaver community. The Hindu weaver community, they are also invited by the Nagpurkar Bhosles to come here and stay. So that is a area where the complete weaver community is now residing. And क्योंकि अमरावती और ये पूरा जो बेल्ट है, this was like Manchester, and it's rich in black cotton soil and producing humongous amount of cotton, जो कि यहाँ से फिर ब्रिटिश लोग ले गए हैं. तो इसीलिए रेलवेज भी बनाए हैं यहाँ तक, ताकि वो ये सब लेके जा पाए. दिस मेक्स देम सेटल अराउंड दीज रीजन, एंड दे आर प्रैक्टिसिंग देयर एज ओल्ड क्राफ्ट विच इज़ वीविंग. तो वो हैंडलूम पे ही मतलब चल रहा है इनका पूरा वीविंग. दे आर वीविंग द कन्वेंशनल थिंग्स. तो नागपुर में पहले जरी, विच इज़ either silver or gold, was used in fabrics. Fabrics were woven out of them. तो उस टाइम पे मतलब 1850s 1750s से 1850s तक का समय में, not 1750s but 1800s के बाद, whatever fabric is being woven is even till date in Victoria and Albert Museum. Okay. Yeah, and it is said कि this is नागपुर का फैब्रिक, और यहाँ का सेमी और पैठनी टाइप का साड़ी, उमरेडकर धोतर वॉज फेमस, जो नागपुरकर भोसलेज ने पेशवेज को दिया था. अच्छा. तो ऐसे कई मतलब कहानियाँ रिलेटिंग टू द वीविंग कल्चर ऑफ आवर सिटी आर देयर. एंड देन so they are practicing this art, their craft, up till the Industrial Revolution, like I said earlier, and then post the mill. So if you want to know the first investment or the first thing by the Tatas which came up is the impress mill in Nagpur. So that's where the huge Tata empire, what we know today, starts. Their story or from their Nagpur. origin is from Nagpur. So Tata's का first investment ही नागपुर था. हाँ. Oh my God. So the first mill that came up by Tatas is in Nagpur, which was called as Impress Mill, क्योंकि it was the same day that the queen was coronated. तो इसीलिए फिर उसका नाम बदल के Impress Mill मतलब हो गया. So the origin of Tatas is actually from Nagpur. That's like the most interesting thing to know for Nagpuri people to feel also proud कि रे भाई, मतलब वरना लगेगा ना नागपुर में कुछ नहीं है वाला. So now, and also otherwise, then the handloom is now shifting towards power loom, and people who are able to afford buying a power loom machine, they'll buy it. Who are not, they are not buying. Maybe they are working in the mills, और फिर इनफैक्ट इवन इन मोमीनपुरा आप अगर कुछ 15 साल पहले भी जाते थे
तो आप मेन जो मोहम्मद अली रोड है उससे अगर जा रहे हैं तो आपको अभी वहाँ पे कपड़ों की दुकानें दिखेंगी, रेडीमेड कपड़े, कोई खाना बेच रहा है, कोई कपड़े बेच रहा है। वहाँ आपको एक्चुअली खटर पटर सुनाई देता था पहले, हाँ, पहले, लाइक 15 साल पहले, नॉट इवन, यू डोंट हैव टू गो like 50-100 years ago. We are doing a podcast, it's the new era, new gen Z, so people are not wanting to work laboriously, like even अगर मैं आपको जिन वीवर के पास ले जाती हूँ, अब दिस इज their 4th generation who is doing, ओके, उनका घर ही कुछ 150 साल पुराना है। हाँ, तो and now the next generation, they don't want to do it, so because they don't want to do it, you can't force them. और प्लस उसमें प्रॉफिट हो ना हो से भी ज़्यादा इंटरेस्ट जरूरी नहीं है। है। हाँ, एंड इट्स अ स्किल, मतलब ऐसा नहीं है कि पावरलूम है तो सब मशीनें ही कर रही है, इट्स इक्विवेलेंट टू अ हैंडलूम। उसमें Okay. बस एक प्रोसेस कम हो गया है कि आपको जो हाथ से करना है वो बस आप नहीं कर रहे, आपको हर रील में धागा डाल के डालना ही है। यू हैव टू, वंस वो बॉबिन ख़त्म हो रहा है, यू हैव टू रीफिल दैट एंड पुट इट, एंड जब वो स्टार्ट होता है, सो इन वीविंग देर आर 2 प्रोसेस, ताना बाना, वार्प एंड वेफ्ट। सो देर आर दिस 2000 थ्रेड्स जो आपको सारे वो नीडल होते हैं मशीन में, ताना उसमें से बाना डालने हैं। क्या होता है ये पूरा, मतलब एक राइट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक का बोल रहे हो? हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल, एक ताना होता है, एक बाना होता है, ये वार्प है और ये वेफ्ट है। तो वो कोई भी फैब्रिक दुनिया में, मतलब आप ले लो, यहाँ पे ही नहीं, इट्स द सेम प्रोसेस, इट्स द इंटरलेसिंग एंड देन द कॉम्पैक्टिंग ऑफ द फाइबर विच मेक्स इट अ क्लॉथ। तो दैट हैपन्स इन अक्रॉस एवरीवेयर, सेम प्रोसेस। तो वो जो होता है, सो दो वार्पिंग जो है, तो जो 2000 धागे है, वो पहले आपको वो पूरा बीम बनाना है, रोल बनाना है आपने, फिर वो आके मशीन पे लगाना है, और फिर वो 2000 धागे वहाँ पे ऐसे पूरा नीडल्स का लाइन है, उसमें से डालने हैं। तो ये इट्स ऑल मैन्युअली डन, नथिंग हियर इज मैकेनाइज। मतलब पावरलूम हो गया इसका मतलब कि ये अभी पूरा मतलब मशीन से हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ। वो बड़ी बड़ी मिलों में होता है जहाँ पे it's all computerized and things are happening without any human interventions, but here it's not like that, it's equally tedious। तो आप उसको पहले वो डाई करेंगे, फिर सारे यान में से वो निकाल के छोटे छोटे बनाएंगे, then that warp, it's beautiful process but too tedious, and but at the same time it involves a lot of people, it generates a lot of क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज देर आर दीज स्टेजेस ऑफ फैब्रिक बीइंग मेड। तो आप कपास जब से बन रहा है तब से लेके उसका यान बन के डाई होके वार्प होके फिर वो मशीन में जा रहा है, फिर वो बाहर निकल के उसका अलग प्रोसेस है, रोलिंग, प्रेस, पॉलिश एंड देन पैकिंग ऑल। सो imagine if there are these 10 stages, so there are 10 people who are employed in this complete process. So now maybe the next generation is not that interested, अभी वो skill set नहीं है, वो craft practice करना नहीं है, not much money they get। नागपुर में 9 yard नौवारी, मतलब 9 yard long, मतलब मान लीजिए आप 8 से 10 मीटर कपड़ा अच्छा, का एक नौवारी का साड़ी। मीनिंग क्या होता है? नौवारी इज 9 वार, मतलब 9 गज, 9 अच्छा, यार्ड। 9 यार्ड्स। हाँ, हाँ हाँ हाँ, तो एक गज में 3 फीट। हाँ, अप्रॉक्सीमेटली इट्स मोर देन दैट एक्चुअली, दैट क्वांटिटी विच यू गेट, इसीलिए उसका नाम उस पे से पड़ा है। 7 वारी होता है, 5 वारी होता है, लेंथ है वो, लेंथ साड़ी है की। वो, हाँ, साड़ी का। तो हाँ, इट्स द लेंथ विच डिराइव्स द नेम एज वेल। तो दिस 9 yard लॉन्ग साड़ी इज नॉट दैट एक्सपेंसिव हियर। अब क्योंकि वो पावर लूम पे होता है तो फिर अगेन लेसर अमाउंट। जैसे अगर आप हैंडलूम पे एक साड़ी कर रहे हैं तो इट्स गोना टेक यू 15 days, पर आप पावर लूम पे कर ले तो यू कैन डू एटलीस्ट 4 9 yard लॉन्ग इन 1 day। So that's the difference. But Vidarbha has this special sari which is Karvat Kati Kinar, which is saw-toothed border,
जो आज भी there are just 3-4 clusters, and with this 3-4 clusters I mean maybe just 30 to 40 people maximum who are practicing the making of this karvat kati sari. ये 40 जाने के बाद I think even that will go away. Yeah. So it has a GI tag. It is recognized, this karvat kati sari, and which is speciality of Vidarbha, and it is made from ahimsa silk, which is you don't kill the That silkworm. हाँ. And it's forged from the forest. Obviously अभी मैनुअली commercially, हाँ commercially है बट तो आपको क्या लगता है कौन से हमारे बिजनेसेस या हेरिटेज वाली चीज़ें अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी? लाइक अब ये जो नौवारी साड़ी का जो पूरा एक लूम पे जो बिज़नेस चल रहा है एंड नेक्स्ट जनरेशन उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है, तो ऐसे ये कितने बिजनेसेस है नागपुर में? ये मतलब दोनों साइड से वर्क करता है. अब मैं आज नहीं पहन के आई हूँ साड़ी, तो यदि पहनने वाले नहीं हैं तो डिमांड नहीं रहेगा, तो लोग बनाएंगे नहीं. अब नौवारी जो है मतलब जिसे काष्टा जैसे पहनते या धोती समान मतलब पहनते, वो पहनने वाले सिर्फ पुराने लोग हैं या इन द रूरल पार्ट ऑफ इंडिया. यू नो इन अर्बन सिटीज़ though now the culture is there in, thankfully, in some traditional functions or some rituals they do wear, but otherwise they are not wearing this in their day to day life, you know. Right. So it's been very limited now, the use of these things. Plus अगर आपको चाहिए तो फिर आपको कुछ थोड़ा एक्स्ट्रावेगेंजा चाहिए होता है. सिंपल अगर वो बना रहे हैं, मान लीजिए अगर वो नौवारी 500 रुपये में बेचते हैं, तो people might not want it, you know. But if it's expensive then they'll feel. But then that is so much of efforts in just 500 is like nothing. People today they'll go and they'll just go in a cafe and spend that much. But then this is so much of efforts. वो एक साड़ी बनाना मतलब बिल्कुल क्या मजाक ही नहीं है भाई, बहुत मेहनत का काम है वो. तो जब पावरलूम में भी लोग आते हैं मतलब देखने के लिए, सो आई हैड दिस एक्सपीरियंस वेयर देयर वर दीज, सो इन वन वॉक देयर वाज अ लेडी, शी वाज फ्रॉम बैंगलोर. शी लिटरली हैड टीयर्स इन आईज बिकॉज शी जस्ट फेल्ट कि भाई यार कितना काम करते ये लोग, कैसे कंडीशंस में काम कर रहे हैं, यू नो, एंड इट्स nothing what they are charging करके. So and that is the reasons कि the next generation are not working. उनमें वो आया ही नहीं है. जैसे नहीं होता है कि आप बचपन से अगर सीख रहे हैं, अब जैसे जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पे एक वार्पिंग करने वाले हैं, अब वो 13 साल के थे तब से वो कर रहे हैं. अभी तो मतलब उनको दिखना, एंड 2000 धागे जा रहे हैं, उनमें से एक धागा टूट गया, उनको समझ जाता है तुरंत. he'll just fix it there, you know. So it's how their skill set has developed, you know, their wisdom, so many things together. Like बिना चश्मे का वो देख के वो धागा is very fine, yeah. So they'll just directly और वो do उसका it there. कपड़े का जो धागा होता है और भी बारीक होता है. हाँ, so it's just incredible the amount of accuracy that they have, and you know the checking of everything that they have been doing for each and every fabric actually. So that's beautiful but yet sad because and so you see them selling food. तो मोमिनपुरा में भी जो नहीं फूड स्टॉल्स बाहर बहुत सारे लग गए हैं, या कपड़ा जो रिटेल में बेच रहे हैं, तो काफ़ी सारे वीवर लोग ही है, बुनकर लोग बंद ही कर है, दिया है काम, जिनके बेटे लोग बाहर से कुछ तो भी शर्ट वर्ट ये वो सब खरीद के लाएंगे और डायरेक्टली बेचेंगे. मुनाफा है उसमें ना, मेहनत नहीं है. सही है. तो they'll just sit, get some piece from somewhere. अब जो भी हो मतलब 100 का 300 में बेच जा, 200 रुपये ऐसे ही मिल गए. इट्स ओनली दिस ओल्डर जनरेशन विच इज़ देयर कि नहीं मेरे दादा ने ये किया था, मेरे पापा ने किया था, मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं यही करूँगा, मेरी तो ये बंद नहीं होगी, चाहे वो पावरलूम हो चाहे वो हैंडलूम हो. और कुछ लोगों का ये है कि मैं मेरे मर्ज़ी से कभी भी शुरू कर सकता हूँ, कोई भी बंद कर सकता हूँ. तो यू नो दैट
every people have their own different reasons for doing this. But yeah. सो आप जब ये वॉक्स लेते हो तो लोगों को आप अलग अलग कहानियाँ बताते होंगे, फैक्ट्स बताते होंगे नागपुर सिटी से रिलेटेड या इसके हेरिटेज से रिलेटेड, तो ऐसा कुछ है आपके पास जो इसके हेरिटेज से कनेक्ट करता हो? Facts तो आपने कपूर बावली देखे हैं? हाँ आप गए हो वहाँ पे? हाँ. कि मतलब क्या लगता है कब किस ज़माने की है वो? So अगर आप रामटेक का पूरा ही पूछ रहे हैं तो रामटेक हैड बिन वेरी सिग्निफिकेंट राइट फ्रॉम द माइथोलॉजी, यू नो. तो उसके नाम तक बदलते गए हैं. क्या नाम था पहले तो जैसे उसका एक नाम है सिंदूरागिरी रामटेक का? रामटेक का. फिर एक नाम है रामगिरी. फिर रामटेक उसका मतलब लेटेस्ट वर्जन आप जो जानते हैं. तो वहाँ पे 11th सेंचुरी आप जो मंदिर अभी देख रहे हैं, तो आप जहाँ से एंटर कर रहे हैं, मैंने एक तो आपको वाकाटकस का बताया जो कि उसकी फुट हिल पे है. फिर आप जब ऊपर जा रहे हैं तब आप वो वराह का भी मंदिर देख रहे हैं. उसी के सामने वो भोगराम वाला एक मंदिर है. देन यू आर क्लाइंबिंग अप. आज उसे हम गढ़ मंदिर बोलते हैं. वहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको हिस्ट्री में भोसलेज ने ये बनाया ऐसा बताएंगे. बट वंस यू आर एंटरिंग यू सी द ग्रैंड एंट्री दैट इज़ देयर. Beautiful sculptures and it's all carved from all side. And then the first mandir is of Lakshmana, then of Lord Ram. It is said that the idols that are installed are by the Nagpurkar Bhosles, which were later on done. And the temples, if you'll see, they are of 11th century Yadava rulers. Now these Yadavas के time पे ही these temples basically are made. और एक इंस्क्रिप्शन, स्टोन इंस्क्रिप्शन, वो लक्ष्मण टेम्पल में है जिसमें ये चीज़ें लिखी है. और सिंदूरागिरी महात्म्य ये भी बेसिकली वहाँ लिखा है जिसमें से ये पूरा रीजन के बारे में. और जैसे आपने बोला कि कपूर बावड़ी, तो ऐसे जो अलग अलग बावड़ियाँ है, वहाँ पे सिंदूर बावड़ी है, वहाँ पे बाजू में ही एक सीता कुंड या सीता बावड़ी ऐसा है. सो यू नो all these are from that era. So it is 11th century basically, if you want the answer for what era it is. It is during the Yadava rule that and there was a king named as Ramchandra during the Yadavas. So it is written there on that stone inscription in Lakshman temple about all these. Whatever I'm saying is actual factual written on the stone inscription, which people from Nagpur and great historians, they have decoded all that, and it's because of them that we know कि you know all this history lies here. So it is these layers, and then the fortification जो हुआ है मंदिर का, वो नागपुरकर भोसलेज ने किया. आपके पास फ़ोटोज़ में आपने नागपुर के आर्किटेक्चर से रिलेटेड काफ़ी सारे फ़ोटोज़ हैं आपके पास, तो हम इनको स्क्रीन पे लगाएंगे ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्सेशन. कुछ उनके बारे में बताइए. ठीक है. तो जैसे वो आप ले सकते हैं, लेके बता सकते हैं. हाँ, तो ताकि आपको पता रहे हम कौन स्क्रीन सा पे फोटो दिखाना. हाँ. ठीक है. तो अगर आप जानते हैं नागपुर में एक काशीबाई घाट करके एक जगह है, तो जो कि था भोसलेज का राजघाट. तो आज भी मतलब उनका राजघाट पे ही उनकी लास्ट राइट्स होते हैं. ओके. तो अब हिंदुइज्म में there isn't this concept of ग्रेवयार्ड, समाधि. exactly of हाँ. tombs. tombs. But samadhis are there of saints. So these tombs is something that is kind of taken up from the Muslim culture, the Islamic culture, and because they are glorifying the kings and you know telling ki this is the last residing place. So that culture has been just taken up by the Bhosles, and there's this complete temple complex basically. So that is like a graveyard, but here the last rites are done, and then the asthi are kept in that place, or it is either made on the place where the last rites are done. Okay. So it's like that in the Kashibai temple complex. So it's one of the most beautiful place in Nagpur, where you don't get all those airy kind of vibes at all.
एंड एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको 1750 से लेके तो 2000 ईयर 1750 अप टिल 2000 और 2012 तक का सारा उनका लीनिएज का समाधि देखने मिलेगा वहीं पे वन प्लेस एग्जैक्टली सो इट्स जस्ट बिसाइड्स द नाग नदी जो कि आज नाला है और देयर इज लॉट ऑफ एनक्रोचमेंट इन बिटवीन सो यू कांट सी द रिवर फ्लोइंग नियर बाय बट इट्स दैट वन प्लेस जहाँ आपको रघु जी पहले की समाधि से लेके तो 4th तक की समाधि आपको वहीं देखने मिलेगी सो देयर इज दिस shift in architecture styles also that you will actually get to see. So later on they made these samadhi mandirs as mandirs because temple complex was something that they are knowing how to build and accustomed to. So इसीलिए वहाँ आपको मंदिर में जैसे शिखर होते हैं और सभा मंडप होता है उस आर्किटेक्चर स्टाइल को फॉलो करते हुए उनके समाधि मंदिर मिलेंगे तो दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग व्हाट नागपुर और has. अभी किस कंडीशन में है ये जगह? अभी you gotta take permission from so all of these places majorly are in the private ownership of the Bhosla estate so you can go and visit anytime that's not an issue just inform them or take prior permission it's just that they don't want any nuisances to happen at that place इसीलिए otherwise it's in good condition yeah okay condition and वहाँ पे you will find रघु जी जो दूसरे हैं जिन्हें आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न सिटी ऑफ नागपुर बोलते हैं और जिन्होंने नागपुर का जो यूनिक फेस्टिवल है तान्हापोड़ा हाँ मुझे नागपुर के तीनों यूनिक फेस्टिवल्स के बारे में बताइए. हाँ तो उन्होंने जो ये तान्हापोड़ा स्टार्ट किया तो पोला महाराष्ट्र में सेलिब्रेट होता है अक्रॉस द नेशन एक्चुअली सेलिब्रेट होता है अलग अलग नाम है सबके ये जो तान्हापोड़ा है ही थॉट कि इवन किड्स शुड नो अबाउट और दे शुड हैव दिस ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स एनिमल and the ox who are toiling in the farms for all the year long. तो फिर a miniature version, obviously miniature is huge तब के टाइम पे लकड़ी का बैल बनाया तो इंडियन हैलोवीन बोल सकते हैं आप इसे. तो ये तान्हापोड़ा सिर्फ नागपुर में होता है? यहाँ शुरुआत हुआ है और अभी सिर्फ विदर्भ में मतलब सेलिब्रेट करते हैं लोग अदरवाइज यू वॉन्ट फाइंड इट एनीवेयर. अच्छा या इट्स वेरी यूनिक टू आवर सिटी. ओके या और इसमें अभी मतलब बड़ा पोड़ा जब होता है उसके दूसरे दिन तान्हापोड़ा होता है तो तब छोटे बच्चे अपने बैलों को लकड़ी के बैल होते हैं उनको कलर करेंगे डेकोरेट करेंगे पूरा और फिर मेरा बैल कितना अच्छा है ऐसे ले पूरा हर मतलब पोड़ा भरता है फिर वो फूटता है मतलब फुगे उगे फोड़ते हैं ये सब फिर वो जाते हैं और हर घरों में मिलती है. हाँ बोजारा बेसिकली बोलते थे हाँ. कि पैसे भी देते या फिर चॉकलेट जो भी तो इंडियन हैलोवीन इसमें वो जा रहे अपना बैल दिखा रहे सबको कितना अच्छा है फिर उस हिसाब से उनको कुछ ना कुछ मिलता ही है. हाँ. तो ये जो आपके पास में ये है ये कब का बना हुआ है? ये बहुत नया है. ये आपने सिर्फ उसको एज अ सिंबल और ताकि अगेन नागपुर से आप ले जा रहे हो आप क्या ले जाओगे किसको देने के लिए? हाँ, कुछ नहीं है. संतरा बर्फी. हाँ, बस बाकी कुछ नहीं है. सही है. तो वो भी मेरे को एक था यार इतना तो है मतलब वो बस नज़रिया और वो चाहत की बात है. मैं चाहती थी कि भाई ऐसे आप बस बोल के नहीं होगा तो उसके लिए फिर पूरा अपना जितना भी है सब लगा के ऑल द क्रिएटिव ब्रेन्स so then I made all these products which tell the story of Nagpur. हाँ. अच्छा. So I've got them made, all of them. Okay. So these are like. ये किस मटेरियल में बना है? ये बेल मेटल ब्रास. हाँ. It's ढोकरा आर्ट actually. Okay. It's all handmade. और नीचे व्हील भी लगाया है हमने. हाँ. बट वो चलने वाले नहीं है. हाँ. बट हाँ मतलब सिंबॉलिक है ये. हाँ. ताकि आप बतौर सुवेनियर ले जाए या हम चाह रहे थे लकड़ी का कोई बना के थे बट. और इसका क्या सिग्निफिकेंस है? These are oranges. Okay.
Yeah, it can be used as paperweight or anything. हाँ. Or you can just gift as, you know, So like, आप इनको बेचते हो हाँ आपके वेबसाइट से? हाँ एंड वेबसाइट ये कितने का होता है अगर किसी को लेना है तो? ये 700 का है. 700 का. 700. एंड नंदी? वो 1199 1200. 1200. एंड इस डायरी का क्या सिग्निफिकेंस है? ये जो फैब्रिक सारे आप देख रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट में यूज़ किया है, ये ये सारे ऊपर लगा हुआ फैब्रिक? हाँ ये सारे नागपुर के बुनकरों ने बनाया हुआ फैब्रिक है, जो बुनकर्स ऑफ मोमिनपुरा. जो हाँ वीवर्स ऑफ मोमिनपुरा है. तो फिर इट्स ऑल मेड फ्रॉम द फैब्रिक विच इज़ वोवन बाय द वीवर्स ऑफ आवर सिटी ओनली. बाहर का कुछ नहीं है. अच्छा. सही है. तो एंड ये पोस्ट कार्ड्स भी सेल होते हैं? हाँ ये एवरीथिंग पूरा एक बंच होता है एक सेल? बंच है हाँ. जिसमें गोंड से लेके तो ब्रिटिश एरा तक के कुछ कुछ सिलेक्टेड आर्किटेक्चरल ये कुछ पोस्ट कार्ड्स है. इसमें नागपुर शहर से रिलेटेड काफ़ी कुछ है. इसको मैं वैसे स्क्रीन पे लगा दूंगा. आप देख सकते हो. ये इस टेम्पल की क्या कहानी बोले आपने? ये सबसे अच्छा. फर्स्ट टेम्पल है? नहीं. हाँ. तो इसका नाम है रुक्मिणी मंदिर. हाँ. और रुक्मिणी टेम्पल कॉम्प्लेक्स. हाँ. इसमें 2 मंदिर है. हाँ. ठीक है. पहला वाला मंदिर है जिसमें शिव जी का शिवलिंग है. दूसरा मंदिर में इट इज़ मुरलीधर मंदिर बेसिकली. पर इसका नाम रुक्मिणी मंदिर क्यों है? ये क्यों है मतलब आप बताएंगे? तो रुक्मिणी वॉज अ कोर्टसन, वॉज अ हाँ. डांसर ड्यूरिंग रघुजी 3 के टाइम पे. एंड इट इज़ फॉर हर लव कि आप क्या बनाएंगे नो मेरे प्यार के लिए. तो दिस टेम्पल कॉम्प्लेक्स वॉज मेड. सो इफ यूल गो यू विल फाइंड इट्स लाइक अ वेरी मतलब डांस ड्रामा म्यूजिक वाला वाइब देने वाला मंदिर, जिसमें आपको ऊपर पूरा कार्विंग्स में कोई तबला बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई सितार लेके है, यू नो ऐसे सारे कार्विंग्स है पूरे. और वो मंदिर का जो पूरा सेटअप है, लाइक इट माइट हैव हैड गार्डन्स, चारबाग, वाटर चैनल्स अराउंड इट, फिर बारादरी है जहाँ पे बैठ के आप देख सकते हैं, फाउंटेन है, एक बड़ा सा चबूतरा है बैठने के लिए. सो यू नो इट्स दैट काइंड ऑफ टेम्पल. हाँ, रिक्रिएशनल पर्पस के लिए मतलब बनाया हुआ. अच्छा. बट फॉर रुक्मिणी. हाँ, बट वहाँ रुक्मिणी जी का मंदिर नहीं है. नहीं है. एंड ये जो दरवाज़ा है ये तुलसीबाग मस्जिद का दरवाज़ा है. तुलसीबाग मस्जिद का दरवाज़ा. हाँ. ओके. एंड इसकी क्या स्टोरी? तुलसीबाग में है ये. मस्जिद का नाम अल्फुद्दीन मस्जिद ऐसा है. वन ऑफ द ओल्डेस्ट मतलब अगर हम फर्स्ट मस्जिद ऑफ नागपुर अगर देखें तो कौन सी है? नहीं, फर्स्ट मस्जिद तो वो गाड़ी खाना वाली है जो मैंने आपको बताया. हाँ. जो इसके पास है, मतलब शुक्रवारी तालाब के पास है. और एक जो उनके घर को लग के है, मतलब काइंड ऑफ दे प्राइवेट हो सकता है वो. पर उसमें भी अभी कुछ पुराना बचा नहीं है. गोंड किले में. हाँ, गोंड किले में जहाँ पे गोंड किला है बस वहीं पे. पर वहाँ पे भी अभी कुछ पुराना नहीं बचा है, मतलब सब नया है. इनफैक्ट इवन 0 माइल अगर आप दिखाएंगे तो वो जो ऑब्लिस्क है. हाँ, 0 माइल का लंबा सा पिलर, दैट इज जस्ट टू सिग्निफाई एंड टेल यू कि देयर इज अ 0 पॉइंट हियर. ओके. बट अगर आप उसके थोड़ा बाजू में जाते हैं तो करीब 4 फीट नीचे देयर इज दिस स्टोन. आई विल शेयर द फोटो विथ यू, व्हिच इज there below जहाँ पे लिखा है कि it is this survey was done by GTS, the Great Trigonometrical Survey. This was the name of the company in 1907. And you know the mean sea level ये है करके, and there's this stone which is there जिस पे वो point है. तो that is like the actual 0 point जहाँ से distances are measured. It is said to be, but there are not evidences of it. But when this company was measuring इंडिया अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ, जिस सर्वे में ही माउंट एवरेस्ट ने एवरेस्ट का हाइट गिना था. सो इट इज़ द सेम सर्वे यू नो दैट इज़ हैपनिंग. तो इसमें जैसे आपको कहीं पे भी गिनना है तो आपको 0 चाहिए ना, फिर आप गिनेंगे. तो वो जो 0 मार्क किया है, दैट इज देयर, दैट स्टोन विच इज़ देयर बिसाइड्स दिस ऑब्लिस्क. और ये जो है स्टोन मॉन्यूमेंट, दैट पिलर पे ऑन ऑल साइड्स जिस डायरेक्शन में जो शहर है और कितना माइल्स है वो लिखा है.
अच्छा, किन जैसे शहरों के नाम चांदा, लिखे हैं उस पे? 4? जबलपुर, हम्म, नहीं 6 हेक्सागन। ओके, हेक्सागन है ये, हाँ, रेक्टेंगुलर नहीं है? नहीं 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 ओके, नहीं। हाँ सो ऑल डायरेक्शन इट्स हाँ, हैविंग द नेम्स ऑफ दोज सिटीज। कोटवा यहाँ से बहुत पास में एक गांव है, तो शायद 40 या 42 माइल्स है, दैट इज रिटन देयर। सो माइल्स में दोज डिस्टेंस और देयर स्पेलिंग्स, जैसे जबलपुर इज JUBBOLPORE, जैसे नागपुर वॉज PORE, नॉट PUR. So नागपुर, Nagpur, हाँ, PORE. हाँ, So हाँ, like that ways, all those names on all the sides of that monument, नीचे on the base they are written with the miles. अच्छा, But the actual 0 point हाँ, is besides that, which is 4 feet नीचे. नीचे, बट यदि ये एक्सेसिबल नहीं है? होता, हाँ हाँ हाँ, you हाँ। can go there, you can see, have your selfies. और इसमें से कौन सी फोटो सिग्निफिकेंट है? दिस? हाँ, ये रघु जी दूसरे जो है, हाँ। जो आर्किटेक्ट ऑफ नागपुर सिटी कहलाते हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे लेक्स, तेलंखड़ी बाग, बहुत सारे मंदिर नागपुर में बनाए। एक्चुअली इनके एरा में, मतलब रघु जी पहले जो है, इन्होंने 16 बार बंगाल पे सवारियाँ की है। इज वेरी क्रेडिबल थिंग दैट ही हैज़ डन एंड गॉट लॉट ऑफ वेल्थ टू आवर सिटी। अब उनके नाम से सारे बंगाल डरता भी है। सो देयर इज़ अ मराठा डिच, so many stories that go with the Marathas and the Bengalis. क्या स्टोरी है? So basically आज भी there is a lullaby जो बच्चों को, जैसे नहीं गब्बर आ जाएगा हाँ, या हाँ, 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 चोर आ जाएगा वाला, हाँ, पुलिस आ जाएगा डराते, हाँ। वैसे बोरगी या मराठास ये आ जाएंगे करके बंगाली में वो गाना है। हाँ। गाना आप चला सकते हैं, मैं भेज दूंगी। हाँ, तो वो सुनाते बच्चों को, हाँ, क्योंकि ये लोग आके तुमको लूट जाएंगे या तुमको मारेंगे, हाँ, ऐसा हाँ, करके हाँ, हाँ, फिर डरा के सुलाओ, हाँ, ऐसे हाँ, वाला। एंड देयर इज दिस मराठा डिच विच इज मेड टू स्टॉप द मराठास टू एंटर फ्रॉम मराठा डिच, मराठा डिच। व्हाट एग्जैक्टली इट इज? डिच इज लाइक अ जो खोद के डिप्रेशन। बनाते हैं? हाँ, हाँ, खोद के बनाते हैं। हाँ, तो वो ऐसा बनाया गया ताकि मराठास एंटर ना कर पाए बंगाल में। हाँ, हम्म। क्योंकि वो वहाँ जाके लूट के आ रहे हैं। एंड सो ही गॉट ऑल द वेल्थ टू द सिटी। एंड देन रघु जी दूसरे जो थे, अब इनके टाइम पे इट इज़ द टाइम दैट ही कैन एक्चुअली फ्लरिश, and make the developments. तो क्योंकि wealth has been already generated, so he is now doing the beautification of the city. इसीलिए he is called the architect of modern city of Nagpur. Even the gazetteer, it mentions कि there was extensive oranges planted by him across the city, giving us the identity of orange city of Nagpur. ऑरेंज सिटी का नाम कहाँ से एग्जैक्टली आता है? मतलब इज इट संतरों colonially के given बाग- name or during the Bhosle era? It's not a name which is given per se, but it is something that is derived, जैसे कि some city gets its identity from the things or the people who are there. So likewise, because extensive oranges are grown here, and abhi to obviously Nagpur orange is something which is very famous. It's a different kind of fruit that was cultivated here, and so it's not original from here or originated here. Obviously the saplings are bought from elsewhere and planted here extensively, and because the conditions were fertile enough that they could grow, तो फिर हम बेसिकली extensive, ऑरेंजेस को ये वेदर और ये सॉइल सूट कर गई। हाँ, और काफ़ी तादाद में होने लग गए, तो फिर हम उस नाम से जानने, मतलब उस शहर को वो फ्रूट का आइडेंटिटी और वो नाम बेसिकली मिल गया। सो इट्स लाइक दैट। ये a credit goes to him as well. ये है आज जहाँ नागपुरकर भोसले इसके वंशज आज भी रहते हैं। अच्छा, तो इसे सीनियर भोसला पैलेस बोलते हैं। हाँ हाँ। और जो छोटा ताजबाग में एक छोटा सा घर बना हुआ है जिसको भी लोग बोलते हैं कि ये भोसलेस का घर है, वो घर और ये नहीं, दो फैमिलीज, वो प्यूड़ा वाड़ा बोलते हैं, जहाँ जो ताजुद्दीन बाबा है वो वहाँ रहते थे, उनका मेजरली लास्ट समय में। ये सेम ही परिवार है, और इन्होंने ही, जैसे एक ऐसे संत थे हीर बाबा करके या हीरा बाबा करके, जिनका समाधि उधर सक्करदरा में ही मंदिर के बाजू में है, और ताजुद्दीन बाबा का भी है जो छोटा ताजबाग में जहाँ पे है। इट्स अनदर
beautiful thing in the history of Nagpur where you know even if you'll go to छोटा ताजबाग आप देखेंगे कि वहाँ पे आपको उनका जो चादर ऊपर लगाया हुआ है उस एक ही चादर पे आपको चांद भी दिखेगा और ओम भी दिखेगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर सिटी यू नो. और वहाँ मतलब ऐसे नहीं है कि एक ही रिलीजन के लोग वहाँ जा रहे हैं. ही इज़ अ सेंट आफ्टर ऑल. सो whoever is believing in his power or you know whatever he had offered to people all these years, so it's all the religion, चाहे वो कोई हिंदू हो चाहे वो कोई मुस्लिम हो, all of them would be going and praying at छोटा ताजबाग हो या बड़ा ताजबाग हो. बेसिकली ताजुद्दीन बाबा को लोग जो मानते हैं वो डेफिनेटली वहाँ जाके आप मतलब आप कितना जानते हो ताजुद्दीन बाबा के बारे में? मतलब आपके इसमें आपके स्टडीज़ में ऐसी ज़रूरत पड़ी कभी कि मैं उसके लिए एक स्पेशली वॉक लेना चाहती हूँ मतलब एंड आई एम रीडिंग मोर अबाउट इट because as I said it's something which is very unique to our city. I know it's not defined by any religion, it's just defined by the spirituality or a different realm altogether basically, wherein people are believing in something that was given by that saint to them. तो उसके बारे में plus that which connects to the history of our city, इसको मिलके हम जैसे सकरदरा में लोगों को वॉक पे जब ले जाते थे तब हम सकरदरा लेक से शुरू करके वो जो मंदिर है वो दिखा के फिर पुष्करनी ये सब दिखाते थे. और वो वाड़े का ही दरवाज़ा है जो अभी छोटा ताजबाग का दरवाज़ा बना हुआ है. हाँ एंट्री पॉइंट है वो, वहाँ पे प्यूड़ा वाड़ा बोलते थे उसको. तो इवन ताजुद्दीन बाबा का जब वो गए तब कहते कि वही जो रघुजी दूसरे की समाधि है वहाँ पे आगे में भजन चल रहा था और वहाँ पे आके उनको बताया कि यू नो अबाउट द इंसिडेंट एंड देन फ्रॉम देयर ही एक्चुअली वेंट. एंड इनफैक्ट इवन टिल डेट जब भी जो भी प्रोसेशंस निकलते हैं वो वहाँ उस समाधि पे जाते हैं आप ताजुद्दीन बाबा के, और फिर वो पूरा शहर में मतलब जाते हैं. तो आज के डेट में भी काशीबाई टेम्पल कॉम्प्लेक्स में उनके समाधियों पे इनके प्रोसेशंस जाते हैं और फिर वो पूरा घूमते हैं. जो भी जुलूस या जुलूस है ना कुछ निकलते हैं जो, तो दोज डू गो देयर, डू विजिट देयर. संदल होता है 26वीं हाँ का. संदल भी होता है. तो ये सारी चीज़ों में अपना हिस्ट्री डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है आज भी. तो आज भी वो हार्मनी पैलेस है में भी जाएंगे. हाँ डेफिनेटली ऑल ऑफ दिस हैपन्स. प्लस वो जो भोसलेस के डिसेंडेंट्स है वो भी वहाँ जाते हैं ताजबाग में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो. एक स्टोरी है जो गांधी गेट है उसके ऊपर कुछ लोगों को फांसी दी गई थी. डू यू नो अबाउट दैट? ब्रिटिश एरा के टाइम पे जो फर्स्ट अपराइजिंग में. ट्रू, बट you need the actuals, then I'll have to read and tell you. Yes, right. So I'll need the actuals. So for actuals I'll have to be precise na to give you all kind of details, and it has to be in detail. तो फिर that. और जो मतलब मेजर मॉन्यूमेंट्स जो हमारे सिटी में है उसमें दीक्षा भूमि का एक बहुत सिग्निफिकेंस है. क्या स्टोरी है दीक्षा भूमि की? So there is हाँ मतलब अपन पोस्ट इंडिपेंडेंस तब जब आ गए थे तो उसके कुछ समय पहले कुछ समय बाद की ये दोनों बातें हैं. बट पोल अपार्ट टू वेरी सिग्निफिकेंट थिंग दैट बिलोंग्स टू द हिस्ट्री ऑफ नागपुर इज वन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ RSS विच हैपेंड इन 1925. तो वो भी डॉक्टर हेडगेवार का घर आज भी मौजूद है. कहाँ पर है? महाल में. आप वो शिवाजी पुतला के पास अगर आ गए, आप गांधी गेट से शिवाजी पुतला बस देख रहे तो आपने लेफ्ट ले लेना है. इट्स अ हेरिटेज स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं. बेसिकली इट्स एक बोर्ड लगा हुआ है हेडगेवार निवास करके. एग्जैक्टली. सो दैट सेम बोर्ड लीड्स टू हिज हाउस एंड इट्स वेल प्रिजर्व्ड. यू कैन गो एंड सी दैट. इट्स द प्लेस वेयर दे फॉर्म्ड द RSS. सो वहाँ पे all the places like ये उनका पूजा करे, everything's demarcated and written. And the second very significantly important thing that happened in history of Nagpur is the conversion of Dr. Babasaheb Ambedkar to Buddhism. So obviously he had taken about 20 years to decide on what religion he had to convert to.
ही रेड अक्रॉस ऑल द रिलीजन्स और फिर उन्होंने ये फाइनल किया कि उन्हें इस पे बुद्धिज़्म में कन्वर्ट करना है. इट्स ऑल्सो सेड कि लाइक नागपुर के आसपास ही मैंने जो आपको बताया था लार्जेस्ट स्तूपा, so that's one of the reason. Then there were Nagvanshi people here which actually were instrumental in spreading Buddhism across. So various reasons for him to decide this place, also centrally located kind of, where people won't need a lot of money to travel, and it's the only mass conversion where about 5 lakh plus people converted without any bloodshed, without anyone forcing anybody, without any police force. There was no police There force. was no police force. Yeah. There was just the सैनिक दल, मतलब उनका जो internal है बस वो लोग who were there, and the most peaceful conversion ever which happened on Vijayadashmi. And so because उन्होंने वहाँ दीक्षा ली इसीलिए उसको दीक्षा भूमि बोलते तो हैं. जो स्तूपा है वो पहले से वहाँ था या दीक्षा लेने के बाद बनाया गया? हाँ, that's the most interesting thing. तो वहाँ this we do in a walk. Once you come, we ask कि आपको क्या लगता है कि ये स्तूप पहले आया या क्या. तो वहाँ ऐसी 4 चीज़ें हैं. तो वहाँ पे एक पेड़ है, वहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर का और बुद्धा का स्टैचू है, वहाँ पे अंबेडकर कॉलेज है, वहाँ पे एक भिक्खु निवास है, और वहाँ पे ये एक लार्जेस्ट हॉलो डोम in Asia. Yeah, in Buddhist architecture. It's the largest. So वो भी है. उसको अभी शायद आर्कियोलॉजी ने ASI ने ये भी बोला है ना कि मतलब अभी ये वेल प्रिजर्व्ड हेरिटेज है वो इंडिया की करके. नहीं, I'm not aware मतलब about this. उसको बहुत इम्पोर्टेंट हेरिटेज का दर्जा दिया गया है अभी. हाँ, वो डेफिनेटली हाँ दिया है. हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए. वहाँ पे पहले क्या आया? तो वहाँ पहले एक्चुअली वो जो स्टैचूज़ है, मतलब द बस्ट ऑफ डॉक्टर अंबेडकर एंड बुद्धा, बेसिकली वो आए हैं. और दैट वाज लाइक अ कंप्लीट बैरन लैंड जिसमें सिर्फ कन्वर्जन सेरेमनी के दिन एक स्टेज लगाया है और उस पर डॉक्टर साहब अपना दीक्षा ले रहे हैं और बाकी पूरा जनता मतलब खड़ी है दीक्षा लेने के लिए बेसिकली. दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. सो देन देयर इज़ नथिंग. सो द लास्ट थिंग दैट केम अप देयर इज़ द स्तूपा. ओके. which completed in 2001, which was made by architect Shivdanmal Mokha, very famous architect from Nagpur. So that's the last thing that came up. So is it मतलब जो इसका कंस्ट्रक्शन था वो फंडेड बाय गवर्नमेंट था या प्राइवेट फंडिंग थी, ट्रस्ट फंडिंग? I don't know. Okay. और प्लस उनके बहुत कंट्रोवर्सीज है. क्या बात कर रहे हैं? मतलब उनका उधर घुसने का ही नहीं, अपना काम करने का. तो काम करने में मतलब है तो उधर नहीं घुसने का. फिर दैट भिक्खु निवास इज समथिंग दैट केम अप नेक्स्ट, एंड इन बिटवीन द एग्जैक्ट डेट आई विल टेल यू. आई हैव ऑल्सो पोस्टेड अ रील अबाउट दिस कि द ट्री विच इज़ देयर इज़ अ banyan ट्री. तो दैट इज़ द सेम सैपलिंग जो अशोका के बेटा बेटी ने प्लांट किए थे इन श्रीलंका. अच्छा. तो उसका सैपलिंग ला के यहाँ प्लांट किया गया है. दैट ट्री इज़ अनदर ओल्डेस्ट थिंग. ऑब्वियसली सब कुछ स्तूपा के पहले का है. स्तूपा सबसे लास्ट. हाँ, एंड द कॉलेज ऑल्सो कम्स अप इन बिटवीन. सो दोज आर द थिंग्स विच केम अप अर्लियर. स्तूपा 2001 में इट वाज मेड. सो दैट्स द लास्ट थिंग दैट वाज. आपकी फैमिली नागपुर में पुराने फैमिलीज में से है? हाँ. तो थोड़ा बताइए, मतलब आपकी फैमिली क्या करते थे यहाँ पे? सो माय ग्रैंडफादर वाज अ फोटोग्राफर. तो नेवरे आर्ट गैलरी, नेवरे फ़ोटो स्टूडियो, इस नाम से हमारा 60 साल से भी पुराना फ़ोटो स्टूडियो था. बॉडी में 2 स्टूडियोज़ थे. तो दादाजी वो करते थे. फिर इवन माय फैमिली, माय अंकल वाज जर्नलिस्ट, ही इज़ अ जर्नलिस्ट मतलब. सो एवरीवन वाज इनटू फोटोग्राफी.
journalism. My dad is into art. So all of them are well known by the old Nagpur and the Nagpuri people otherwise. एंड आई थिंक वो जो नागपुर को बिलोंग करने का चूल है वो थोड़ा पापा से भी आया होगा, क्योंकि दूरदर्शन में जब वो थे उन्होंने तब ये सारी चीज़ों के फ़ोटो निकाल के रखे हैं. दूरदर्शन में उनके फ़ोटोज़ प्ले होते थे मतलब. तो एंड आई हैव ऑल दोज, आई हैव सीन ऑल दैट, एंड there was that, I think that might have been instilled somewhere there, which just carried ahead. और फिर वो कीड़ा मतलब शहर का और शहर के बारे में का है, वो नहीं कैसा जा सकता. कैसा शहर है नागपुर? Most peaceful city where you have life and quality of life, because you know it lets you live and it doesn't demand from you unless you want to give something to it. So it's something like that, I mean, for me at least, and I feel for everyone as well. मतलब अपने आप में शहर रह जाता है, आपसे कोई वो हमेशा मांगते नहीं रहता है, बट आप दोगे तो डेफिनेटली ले लेगा ऐसा. आप नागपुर से मतलब बाहर भी गए होंगे तो वापस शहर खींचता है, ये सही है? मैं नागपुर से बाहर गई नहीं हूँ. नहीं गए? आप नागपुर में ही रहे हो पहले से? अच्छा, मुझे ये बताइए, कुछ ओल्ड फैमिलीज़ को जानते हो आप नागपुर के, जो प्रोमिनेंट फैमिलीज़ रही है नागपुर में? सरनेम्स? फैमिलीज को तो बहुत जानते हैं, आपको जानना क्या है वो इम्पोर्टेंट है. मुझे ये जानना है कि इसके फॉर्मेशन से लेके जो एक कॉलोनियल रूल्स हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद से, सिग्निफिकेंट फैमिलीज़ कौन सी थी जो पहले से नागपुर में है? क्योंकि नागपुर अब बड़ा हुआ है, काफ़ी सारे लोग यहाँ बाहर से आए हैं जो अब नागपुर वाले बन चुके हैं, जिन्हें हर कोई जानता भी है, यू नो. मतलब they were holding quite significant places during the Bhosla rule, जैसे चिटनविस हो गए या कड़ीकर है, उनका बहुत अच्छा मंदिर है जो महाल में है, प्लस एक और है जो पौनी में भी है. लाइक द नोन पीपल ऑफ नागपुर, मतलब ऑब्वियसली. देन अदरवाइज दे हैव दागाज, क्वाइट इंस्ट्रूमेंटल. दे हैड कस्तूरजन जी दागा, जिनके नाम से केपी ग्राउंड है. हाँ. तो ही वॉज अ ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट. मतलब इन्होंने ब्रिटिशरों को पैसा लोन पे दिया है. तो यू नो दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस यू कैन से ही हैड एट दैट टाइम. सो और उन्हें ब्रिटिशरों ने भी पदवी दिया था, राव बहादुर एंड ऑल दैट. सो आई थिंक दे हैव बीन all these, and otherwise a lot many great, like even the ex-chief justice of India, जो अभी हाल ही में थे, शरद बोबड़े अंकल. So even he's one, and obviously उनके मतलब पापा, you know, उनके पहले के generation. So all these have been very influential people. Then okay, I am named by कवि ग्रेस. तो अगर आप आर्ट वाले इसमें जाते हैं तो मराठी लिटरेचर में द जूएल्स व्हाट मराठी लिटरेचर हैज़, जिसमें से एक है सुरेश भट्ट, जो सभागृह जो बना जिनके नाम पे. हाँ, जिनके नाम पे बना है. आप मतलब मराठी लिटरेचर में दे आर द जूएल्स, यू कैन से, यू नो. फिर कवि ग्रेस, फिर महेश एल कुंजवार, he writes plays. So all of these are again another set of great people जिनके नाम से भी नागपुर फेमस होता है. मतलब उनके फील्ड में बेसिकली. फिर गाय तोंडे करके एक आर्टिस्ट है, VS गाय तोंडे, वो भी नागपुर से थे. उनका काम गगनम म्यूजियम में लगा है बिसाइड्स रॉथको. His one work is about 200 CR plus. So you know, different अलग अलग हीरा, अलग अलग फील्ड का, ये सब नागपुर से निकले हुए लोग हैं जो हैं मतलब. और इधर मतलब ऐसे कोई बहुत चिल्ला के अपनी चीज़ें बताएगा, बोलेगा, ऐसे वाले लोग नहीं हैं. सो एकदम
अपना इसमें रहते हैं. सही है, काफ़ी अच्छा रहा. फेस्टिवल्स आर लेफ्ट इफ यू वांट. यस, 2 यूनिक फेस्टिवल्स. हाँ, if you पोगा want. हुआ है, मारबत होने का है और मस्करिया गणपति. मस्करिया गणपति, ठीक है. फट से बता देती हाँ हूँ. हाँ. तो मारबत का अगर स्टोरी जानना है, मारबत के बारे में क्या पता है? मारबत मुझे जो पता है वो ये है कि जब ब्रिटिश एरा में यहाँ पे लोगों को बंद रखा जाता था, या आवाज़ हाँ, की जैसे ये नहीं थी. हाँ, कोविड मतलब, में. हाँ, ग्रुपिंग नहीं कर सकते. हाँ, हाँ, कोविड वाला टाइप. एग्जैक्टली. तो उससे उसमें जो अपना डिसेंट था, ब्रिटिशर्स को डिसेंट दिखाना कि वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट यू, उसके लिए शायद मारबत एक फेस्टिवल बनाया गया, ऐसा मुझे पता है. बट मैं आपसे सच जानना चाहूँगा. अच्छा, सच. तो या यू आर राइट व्हेन यू सेड ऑल दोज थिंग्स, बिकॉज दिस वाज द टाइम जो आज का हमें मारबत दिखता है कि 20 फुट ऊंचा एकदम, यू नो दैट एफिगी जो पेपर और बैम्बू का बना है. तो वो जो रूप है उसका, वो डेफिनेटली तब हुआ. अच्छा, तब से है. हाँ. पर मारबत जो है ये हर घरों में, हर गांव में पोला के दूसरे दिन बेसिकली, या उसके पहले ही वो पलाश परसाचे पानं, इफ यू नो, तो वो लाके उसकी टहनियाँ बाहर रख देते. सो बेसिकली इट्स कि there are scientific reasons also behind all these festivals what India celebrates, कि तब बारिश का समय ख़त्म हो रहा है ना. इट्स एंड ऑफ, मतलब एक फसल वो लगाने वाले हैं या काटने वाले, दोनों में से एक जो हो रहा है. फिर तो ये तब कीड़े वीड़े बहुत है, तो सारे वो बीमारियाँ कीड़े वो जब जलाते हैं तब वो चले जाएंगे बाहर. हाँ. तो इसलिए वो ऐसे पूरा घर से घुमा के फिर बाद में चौराहे पे जलाते. दैट्स द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ दिस फेस्टिवल, एंड इट इज़ अ एग्रेरियन काइंड ऑफ थिंग. और उसमें वो जो आज भी आप देखोगे तो छोटे छोटे मिट्टी के हाथ से बनाए हुए डॉल्स और मारबत बेसिकली वो अपने घरों से ले जाके उस चौराहे पे रख के उसमें दिया लगाते. सो दैट इज़ द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मारबत. फिर उसका ये ब्लोन अप वर्जन जो आपने बताया तब हुआ ब्रिटिश के टाइम पे, कि तब जमावबंदी है और आप कल्चरल या फेस्टिव चीज़ों के लिए मिलना चाहती है, रिलीजियस चीज़ों के लिए, तब आप मिल सकते हैं. तो इसीलिए फिर इसका वो वर्जन हो गया. और देयर आर 2 मारबत्स, एक पिवड़ी एक काड़ी. तो वैसे तो कहते हैं कि दोनों पूतना राक्षसनी है, उसका एक रूप ये, एक रूप दूसरा वाला काड़ी मारबत जब उसने कृष्ण को दूध पिलाया. और दूसरा कहते हैं कि पिवड़ी इज़ ब्रिटिश एंड दैट्स द अवेलेबल कलर देन, एंड काड़ी इज़ बाकाबाई. बाकाबाई क्यों? क्योंकि उन्होंने साथ नहीं दिया था, तो लोगों को लगा कि ये फितूर हो गई. जो ब्रिटिशर्स के साथ जो वॉर होनी थी उसमें बाकाबाई ने साथ नहीं दिया था. Exactly, उन्होंने साथ नहीं दिया. पर उन्होंने साथ नहीं दिया क्योंकि ब्रिटिशर ने उनको बोला था कि हम तुम्हारे नाती को बिठाएंगे ना, तो इसलिए उन्होंने साथ नहीं दिया. पर फिर इसमें फिर वो हो गए, उन लोगों को लगा कि ये हो गई फितूर, फिर उन्होंने उनका भी पुतला जलाना शुरू कर दिया. सो इट इज़ दीज 2 स्टोरीज, एंड इट इज़ ओनली नागपुर दैट यू विल फाइंड मारबत, नो वेयर एल्स. It's like a gala thing, and right from, so 1 महीने पहले से ये पूरा शुरू हो जाता है, and they are making all this, and you know, फिर वो जो मिलन होता है जब सारे मारबत, और अभी द मेल एफिगीज विच आर कॉल्ड एज बड़ग्यास, दैट्स अ एडिशन. सो इट्स अ वेरी यूनिक थिंग टू नागपुर, वेरी ब्यूटिफुल. और पूरा जैसे नहीं सिंगापुर में वो गाला फेस्ट होता है, सब जा रहे हैं, वैसा वाला ये नागपुर का फेस्ट है पूरा. बस इसका वैसे मार्केटिंग पब्लिसिटी ये नहीं होता, वरना people from all across will come here to experience this, you know, and they'll see कि oh my god. So वो घेऊन जागे मारबत, तो क्योंकि रोग जो भी कीड़े मकोड़े ये वो सब घेऊन जागे मारबत. अभी now it's a form wherein you will speak about the social thing, freedom of speech. हाँ, या बेसिकली जो भी इवेंट्स है उनके बारे में, जैसे इस बार तो ट्रम्प का भी एफिगी था. So this is one another unique festival, and the third is मस्करिया गणपति. तो जब अपना कन्वेंशनल गणपति जो बैठते हैं 10 दिन के, वो जब ख़त्म हो जाते हैं तब पितृपक्ष लगता है. और
या हाड़पक का महीना बेसिकली, तो ये पितृपक्ष में ये गणपति बैठता है। तो ये भी भोसलेस के टाइम पे ही शुरू हुआ तो है। ये पूरे इंडिया में कहीं नहीं होता है, नहीं, सिर्फ नागपुर में होता है? हाँ यही शुरू हुआ है। अच्छा। और मतलब वो लड़ाई पे गए थे और वापस आए, तब गणपति ख़त्म हो चुके थे, पर जीत के आए हैं तो सेलिब्रेट करना है। तो मस्करिया, मस्ती, तो इस पूरे 10 दिन में इट्स जस्ट फन, ड्रामा, डांस, म्यूजिक, ये सब चल रहा है पूरे 10 दिन। तो इसलिए उनका सूंड भी उल्टा वो सीधे उस सेम टाइम होता पे है। जंग में थे जब गणपति का सीजन चल रहा था, फिर वो जब वापस आते हैं तो वो हाँ, हो चुका था, हो इसलिए चुका इन्होंने था। फिर ये वाला फेस्टिवल स्टार्ट किया। हाँ, उन्होंने फिर से गणपति बिठाया बेसिकली कि सेलिब्रेट करना है उनको, तो उन्होंने ये गणपति बिठाया। और वो मस्करिया गणपति के नाम से भी जाना जाता है, या क्योंकि वो हाड़पक में रहता है इसलिए हाड़पक या गणपति। सो इट्स वेरी वेरी यूनिक टू नागपुर, और किधर ये नहीं होता है। सो इट्स ओनली इन नागपुर सही ऑल दीज फेस्टिवल्स हैपनिंग। एक्चुअली हमने जितनी चीज़ें आज डिस्कस किए ना, इसमें मुझे लगता है कि कई सारी चीज़ें तो मैं आपसे पूछ ही नहीं पाया, क्योंकि इसमें काफ़ी डेप्थ की ज़रूरत है। हाँ, तो मैं आपको ना कुछ टाइम बाद हम एक और एपिसोड करेंगे जहाँ पे मैं इस पॉडकास्ट से खुद एनालाइज करके वो चीज़ें ढूंढूंगा जो आपने बोली, बट मैं उसको पूछ नहीं पाया और डिटेल में। तो हम इसके ऊपर एक एपिसोड 2 ज़रूर करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि नागपुर को वो सारी इन्फॉर्मेशन एक फ्रेम में मिले जो उसको ज़रूरी है जानने के लिए। अगर कोई नागपुर के बारे में जानना चाहता है तो मैं चाहता हूँ कि ये फर्स्ट एपिसोड एंड सेकंड एपिसोड जो आपके साथ होगा वो देख के वो एटलीस्ट हिस्टोरिकल, हेरिटेज, आर्कियोलॉजी साइट थोड़ा सा समझ ले। हाँ, मतलब ओवरऑल एक बेसिक आइडिया हो हाँ। जाता है कि हम कहाँ हैं। अभी तो बहुत ही बेसिक में, बट इट्स एक शहर, वो भी सिर्फ 300 साल ही पुराना है, उसमें कितना कुछ होता है ना। आप 3 घंटे में 300 साल ऐसा है वो। सही है। तो डेफिनेटली देयर बी थिंग्स दैट मिस आउट, बट ये भी इज़ गुड वेर इन यू नो एटलीस्ट द बेसिक। वही मैंने बोला कि आपको तो भी पता है गोंड, भोसले, ये वो, लोगों को तो ये भी नहीं पता। तो अगर ये पता ही नहीं है तो एटलीस्ट सिर्फ ये पता चले, फिर हम बाकी का बताएंगे। खाना उतना ही खा सकते जितना डाइजेस्ट हो सकता है। हाँ सही है। बहुत ओवर भी नहीं होना चाहिए। सही है। पता तो बहुत है, बट सब बता के किसी हाँ, को वो हजम नहीं होने वाला। हाँ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडेज़ एपिसोड। हमारे साथ मंदिरा मैम जुड़े थे। मैं इनके इंस्टाग्राम और बाकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो भी इनकी वेबसाइट्स हैं, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहाँ से अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ लेना है तो आप ले सकते हो। बाकी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू।